हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी ऐप। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीके जीएस एंड स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल जीके जीएस से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर पूरा 30 क्वेश्चन एक साथ कराओ। तो इस वीडियो में मैंने पूरे 30 क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। अगर आज का ये वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो ये गारंटी है कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से देखने को मिलेंगे। ये है मॉक टेस्ट नंबर 10। इसके पहले टोटल मैंने आपको 9 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ओपन करके देखना है। यहाँ पे लिखा है इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, इसको पार्लियामेंट ने जो है कब एडॉप्ट किया था, कब अपनाया था। तो ये कब अपनाया था 1949 में। लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे 1949 लिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा 1950 में। कौन सा करेक्ट होगा? 1950 में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से तो नहीं पूछा जाएगा, तो एक बार जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक बार उन सभी टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है इतने में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कब एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 1950 करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। इट मीन्स जो है ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये वाला आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। ड्राफ्टेड बाय किसके द्वारा जो है ड्राफ्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरपर्सन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड इनके साथ जो है टोटल इनको लेके 7 मेंबर थे। ये कितने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। सभी जगह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इनके चेयरपर्सन थे। एंड यहाँ से जो है आप सभी 6 नेमिंग देख सकते हो और कौन कौन से मेंबर थे ये भी एक बार आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो BL मित्तल थे, बाद में जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो इनके जगह पे N माधवा राव जी आए। एंड ये जो DP खेतन थे, इनकी जो है डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह पे जो है कृष्णाचारी जी आए थे। टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। देखो बच्चों, ये तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि सेम यही क्वेश्चन उठा के दे देंगे, लेकिन 100% यह गारंटी है कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से जो है इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच सिटी नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किस सिटी को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, एक बार उनको हम कवर कर लेते हैं। देखो, जितने पे जो है मैंने स्टार मार्क किया है, ये डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लाइक रेलवे में पूछा जा चुका है, पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, CGL, CHSL, MTS, IB इंटेलिजेंट ब्यूरो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहां जहां पे मैंने स्टार किया है उनको प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। पिंक सिटी कौन सा है? आपका जयपुर है। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स कौन सा है? आपका मुंबई है। नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? ये भी बेंगलुरु है। सिटी ऑफ जॉय कौन सा है? कोलकाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है? अहमदाबाद है। ये सब चीजें आपको देख लेना है। स्टील सिटी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को बोलते हैं। सिटी ऑफ 7 आइलैंड किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कौन सा बोलते हैं? वाराणसी को। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? सूरत है आपके पास।
स्पेस गार्डन ऑफ इंडिया कौन सा है? केरला है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कौन सा है? चेन्नई है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन सा है? कानपुर। यहाँ पे आपको इस पे ये 20 वाले में एंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया में ये 8 वाले में ध्यान रखना है। ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? अहमदाबाद है। एंड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन सा है? ये जो है कानपुर है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। समझ गए? आपको इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइज करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ये मैं सीधे अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा, वहां से आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आपको बहुत ज्यादा लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी बहुत कम टाइम है। बस केवल आप डेली इन सब वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए, अपने आप जो है आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार जरा इसका आंसर सोचो क्या आने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डैश 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 इज नॉट द इंडोक्राइन ग्लैंड। इट मीन्स ये जो 4 ऑप्शन गिवन है ना, इनमें से बताना है कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स इनटू ब्लड। ऐसे जो है ग्लैंड्स जो है हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। अब जरा बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है अड्रिनल ग्लैंड। ये अड्रिनल ग्लैंड भैया ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ऑप्शन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा गिवन है स्वेट ग्लैंड। ये जो स्वेट ग्लैंड है ना, ये आपके शरीर से केवल पसीने को बाहर निकालता है, न कि हार्मोन्स को जो है ब्लड में रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ये बस केवल जो है पसीने को बाहर निकालता है। फिर नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद फिर है पाइनियल ग्लैंड, ये भी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ये स्वेट ग्लैंड जो लिखा है, ये शरीर से पसीने को बाहर निकालता है, न कि हार्मोन्स को जाके जो है ब्लड में रिलीज करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। एंड ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इट, आगे बढ़ जाएं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अब क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है 4 आपको यूनिवर्सिटी गिवन है, इनमें से आपको बताना है ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है। सो इसका आंसर कौन सा आया? देखो ये जो है फर्स्ट आपके पास लिखा है मुंबई यूनिवर्सिटी, ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, ये ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास लिखा है पुणे यूनिवर्सिटी, ये भी ओपन यूनिवर्सिटी है क्या? ये भी जो है ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट लिखा है IGNOU, इग्नू, इट मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसी का जो है आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो है ये स्टार मार्क कर लेना है। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का यहाँ से फिक्स है। ये जो है इग्नू से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास SNDT का, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी वुमेन यूनिवर्सिटी, ये 4th वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है इग्नू से या तो SNDT से, ये फिक्स है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड और भी जितने बेसिक टर्म है सभी को 1 by 1 हम जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके पास इग्नू, इट मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इग्नू जो है किस एक्ट के तरह आया था? 1985 एक्ट के जो है तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इट मींस दिल्ली में है। यहां पे जो है किस लिए इसको ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है? बिकॉज इसमें एडमिशन लेने के लिए ना कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ही कम जो है रेस्ट्रिक्शन है। यहां पे आपको डेली रेगुलर कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो है आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब करते करते जो है यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। डिस्टेंस लर्निंग का जो है इसमें जो है सुविधा आपके पास है। ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो भी आपके पास है। STD सेंटर है। इट मीन्स हर एक तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आप कितने भी बुढ़े हो, यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए जो है उसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं? जैसे आपका BA हो गया, आप BA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BSc कर सकते हो, B.Ed जिसकी तैयारी आप कर रहे हो ये भी कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो। अगर मैं PG की बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन की तो MA कर सकते हो,
एमकॉम कर सकते हो, एमबीए का कोर्स है, एमसीए का कोर्स है, डिप्लोमा के जो है इतने सारे कोर्सेज हैं। इट मीन बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। एंड ये जो है सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिक्स है कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार एसएनडीटी को समझ लेते हैं। एसएनडीटी का जो है क्या रोल है, किस लिए बनाया गया था, किसने बनाया था। अगर एसएनडीटी की बात करूं, एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। किसने इन्होंने किया था? डोंडे केशव कार्वे ने किया था। इन्होंने जो है, ये आपको नाम याद रखना है, एसएनडीटी की जो है स्थापना किसने किया था? डोंडे केशव कार्वे ने किया था। ये जो है एक समाज सुधारक थे। इन्होंने वीमेंस के एजुकेशन के लिए बहुत सारे जो है काम किए थे। एंड ये एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने ही ओपन किया था, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एसएनडीटी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है। मेन कैंपस कहां पर है? चर्च गेट मुंबई में है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मुंबई से जो है बिलोंग करते होंगे तो आपको जो है पता होगा। अदर्स कैंपस भी हैं, जैसे पुणे में है एंड मुंबई में जो है जुहू कैंपस है, जुहू के अंदर भी इसका कैंपस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो है फुल फॉर्म आपको यहां से देख लेना है। ये इसका नाम एसएनडीटी क्यों पड़ा? तो ये जो है एक फिलेंथ्रोपिस्ट फैमिली के सम्मान में रखा गया था जिन्होंने यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया था। इट मींस ओपन करने में बहुत सारे फंड दिए थे एंड बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया था। यहाँ पे जो है इस यूनिवर्सिटी का मेन एम क्या है? इट मींस वीमेंस को जो है उच्च शिक्षा प्रदान करना, इट मींस हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद फिर वीमेन एम्पावरमेंट की जो है ये बात करता है। महिलाओं के लिए जो है स्पेशल कोर्स एंड स्किल जो है डेवलप करना है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स है? आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएड। देखो ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे भी जो है बीएड होता है। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो जरूर जो है इसमें ट्राई कीजिएगा। इसमें जो है फीस भी जो है बहुत कम होता है एंड आपको शायद रेगुलर कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है आप कट ऑफ को जो है क्लियर करने चाहिए। यहाँ पे बीसीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे कोर्स हैं। अगर बात आई है एसएनडीटी की एंड एडमिशन की तो एक बार जो है आपको मैं अपडेट कर दूं कि अगर जो है आप भी बीएड में एडमिशन चाहते हो एंड ऐसे कॉलेज में चाहते हो जहां पे आपको डेली कॉलेज न जाना पड़े, आप जो है अपना जॉब भी कर पाओ एंड जो है आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाए, तो आप इस गिवन नंबर पे जो है कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। फीस जो है अकॉर्डिंग टू डिफरेंस कॉलेज, इट मीन्स अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है कम ही रहेगा। केवल आपको एग्जाम देने जाना होगा। सो अगर आप इस कंडीशन में हो तो जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर कोई भी आपको बीएड से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए और भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी जो है आप मैसेज यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। कम से कम एक तो आप बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आदित्य L1 मिशन। इट मीन्स ये जो आदित्य L1 मिशन था उसका जो है प्राइमरी पर्पज क्या था। ये जो है मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया था? ये मिशन जो है सन के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए? भैया मुझे सूरज के बारे में पढ़ना है, सन के बारे में पढ़ना है, उसके स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था भैया? इसरो ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें जो है क्या क्या चीजें जो है उनको स्टडी करना था कि इट मीन्स जो ये सूर्य की किरणें आती हैं, जो सौर तूफान होता है, इन सब चीजों के बारे में, वहां का जो है क्लाइमेट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, वातावरण कैसा है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। एंड ये कहां से लॉन्च किया गया था? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है ये लॉन्च किया गया था। इतने बारे में इतना जो है आपको याद रखना है। व्हाट इट जो है यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है? देखो यहाँ पे लिखा है फोर्थ वाले में स्टडी ऑफ द सन सरफेस फेनोमेना। सो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी वाले में क्या लिखा है? मून के बारे में। ये रॉन्ग हो जाएगा, मून के बारे में नहीं। मार्च के बारे में नहीं था। अर्थ एटमॉस्फेरिक जो है इनके बारे में, कंडीशन के बारे में, ये भी गलत था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सन वाला ऑप्शन राइट है। व्हाट इट यहाँ पे कोई डाउट है? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है इसका आंसर, क्वेश्चन रीड करो और आंसर बताओ। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स से देखते होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच ओन ऑफ द फॉलोइंग गेम। इट मीन्स ये जो है एक यहाँ पे नाम गिवन है ग्रैंड स्लैम। अब ये बताना है ये किस खेल से, किस स्पोर्ट से जो है रिलेटेड है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये शूटिंग से रिलेटेड है क्या? शूटिंग से नहीं रिलेटेड है। क्रिकेट से जब आपने क्रिकेट अभी देखा, फाइनल जो है ये मैच देखा ना, आ रहा था T20 वर्ल्ड कप, कहीं पे जो है ऐसा नाम जो है आपने सुना था क्या? ग्रैंड स्लैम।
इससे भी रिलेटेड नहीं है, स्विमिंग से भी रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। अब तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार देख लेते हैं। ये ग्रैंड स्लैम से जो है एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एंड यहाँ से जो है करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, एंड इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार उनको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्रैंड स्लैम की, सो ये ग्रैंड स्लैम का मतलब होता क्या है? ग्रैंड का मतलब होता है महान। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? महान। एंड स्लैम का मतलब होता है जो जीत जाए, इट मीन्स उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर ले या जीत जाए, तो इसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ये जो है टेनिस के 4 सबसे बड़े जो है टूर्नामेंट होते हैं। किसके? टेनिस के जो है सबसे 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनका नाम आपने आई होप सुना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन जो है चैंपियनशिप होता है, एंड यूएस ओपन होता है। अब जो खिलाड़ी इन सभी चारों टूर्नामेंट को एक ही ईयर में एक साथ जीत ले, उनको जो है कौन सा अवार्ड मिलता है? ग्रैंड स्लैम का अवार्ड मिलता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। समझ गया आपको? ये जो है टेनिस में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जो है यहाँ से जो है आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है। अगर अभी का ये हुआ रहेगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन, एंड यहाँ से इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 4 जो है सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, इनका नाम क्या है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो चारों जो है ये चारों टूर्नामेंट एक साथ एक ही ईयर में जीत लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। एंड यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम के जो है यहाँ पे नेम गिवन है, किन्होंने किन्होंने जीता है। इनका जो है आपको नाम जो है इस तरीके से रीड कर लेना है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मैक्सिमम इनके बारे में पूछा क्या जाता है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाम दे देगा और पूछेगा कि जो है ये जैसे राफेल नडाल गिवन है, तो ये जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से इनके कंट्री पे भी ध्यान देना है कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। एंड जो है आपके एग्जाम में और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, देखो आपके एग्जाम में ये एसएस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। द एसएस सीरीज जो है किससे बिलोंग करता है? क्रिकेट से बिलोंग करता है। एंड जो है एक रणजी ट्रॉफी पूछा जाता है, मैं भूल गया इसमें लिखने, रणजी ट्रॉफी किससे बिलोंग करता है? ये भी जो है क्रिकेट से बिलोंग करता है। हैट्रिक जो है पूछा गया है, ये किससे बिलोंग करता है? क्रिकेट से। नॉकआउट जो है किससे बिलोंग करता है? बॉक्सिंग से। फ्री किक जो है किससे बिलोंग करता है? फुटबॉल से। एलबीडब्ल्यू जो है किस में आता है? क्रिकेट में आता है। चेकमेट जो है किस में आएगा? चेस में आएगा। डंक किस में आता है? बास्केटबॉल में। एंड डक किस में आता है? क्रिकेट में। इतने जो है आपको नाम याद रखने हैं। एंड एक जो है ये रणजी ट्रॉफी का, एंड एक और था, कौन सा था सॉरी, रणजी ट्रॉफी, और एक था विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी, ये दोनों जो है मैं ऐड करना भूल गया, तो यहाँ पे आप जो है ऐड कर लेना। रणजी ट्रॉफी एंड विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से ही। ये एसएस वाला, रणजी ट्रॉफी एंड विजय हजारे ट्रॉफी। बाकी ये सब चीजें आपको जो है एक बार देख लेना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ग्रैंड स्लैम किससे बिलोंग होता है? टेनिस से। व्हाट इट, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट आगे बढ़े। पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ पे मुझे चीजें जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो। अभी थोड़ा सा स्टॉप करके पहले कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ओके, कर दिया आपने इतना, आगे बढ़ जाएं। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यह है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अभी तक तो आपने सुना होगा कि नेशनल रिवर कौन सा है? इंडिया का गंगा है। लेकिन आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा गंगा के बारे में, ये आपको चीजें नहीं पता होंगी कि गंगा के बारे में ये सब चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रॉपर तरीके से इसका आंसर तो बहुत इजी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गॉट इट? सो जो है अब यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि गंगा के बारे में और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, और आपके एग्जाम में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं गंगा की बात करूं तो ये जो है इंडिया का नेशनल रिवर है। 2008 में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था। कब जो है डिक्लेयर किया था? 2008 में, कि भैया ये जो गंगा है ये जो है इंडिया की नेशनल रिवर है। इतना समझा, आगे बढ़े। देखो मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कोशिश करूंगा आपको एकदम परफेक्ट एक्सप्लेन करूं, और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप आंख बंद करके टिक कर पाओ कि यही आंसर राइट होगा। अब अगर इसके सोर्स की बात करूं तो ये जो है निकलती कहां से है? तो ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। सो इसका जो है सोर्स कहां पर है? उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर। सो यहां तक आपको समझ गया। अब ये जो है डायरेक्टली गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती,
गंगोत्री से जो है 2 नदियां निकलती हैं। दोनों रिवर का क्या नाम है? एक का है भागीरथी रिवर और दूसरे का है अलकनंदा रिवर। गॉट इट? ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सोर्स है गंगोत्री ना, यहाँ से जो है 2 नदियां निकलती हैं। देखो, एक तो आपको यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा होगा ये वाला, और दूसरा वाला जो है ये दिख रहा होगा ना। अब ये जो है दोनों नदियां निकलती हैं, भागीरथी एंड जो है ये अलकनंदा। अब ये जो है देवप्रयाग में आके जो है एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब यहाँ से निकलना स्टार्ट हुई, उत्तराखंड में आई और यहाँ पे जो है दोनों आके आपस में मिल गई। व्हाट इट? यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से जा रही है और ये भी जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ पे जो है दोनों मिल गई। ये जो है देवप्रयाग उत्तराखंड में आके मिल जाती है। जब देवप्रयाग उत्तराखंड में आके मिल जाती है तो उसी नदी को क्या बोला जाता है? गंगा। उस नदी को क्या बोला जाता है? गंगा। समझा क्या आपको? गंगा के बारे में समझाना है। देखो, गंगा डायरेक्टली नहीं निकलती गंगोत्री से, इसका सोर्स भले ही गंगोत्री है। गंगोत्री से 2 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है भागीरथी, दूसरे का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दूसरे जो है बहते हुए आती हैं, फ्लोज करते हुए आती हैं एंड यहाँ पे देवप्रयाग उत्तराखंड में जो है एक जगह पे मिल जाती हैं एंड जहाँ पे मिलती हैं उसी का नाम पड़ता है गंगा। इट मीन्स गंगा 2 नदियों का संगम है। जहाँ पे 2 नदियां मिलती हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी, वहां पे क्या बनता है? गंगा। फिर जो है गंगा फ्लोज करना स्टार्ट करती है। इतना समझ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा जो है टोटल 5 स्टेट से होके जो है गुजरती है। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से होके गुजरती है। पहला कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकली, उसके बाद उत्तराखंड के बाद कहां पे जाएंगी? उत्तर प्रदेश में। तो दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद फिर कहां पे जाएंगी? बिहार में। तो ये हो गया बिहार। बिहार के बाद नेक्स्ट कहां पे जाती है? झारखंड में। तो ये हो गया झारखंड। झारखंड में जो है, अब झारखंड के बाद जो है उनको जाना है वेस्ट बंगाल में। इट मीन जो है पश्चिम बंगाल में। सो यहाँ पे इसमें पश्चिम बंगाल जाने से पहले वो जो है प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में। कहां पे जाती हैं? बांग्लादेश में। और जैसे ही बांग्लादेश में जाती हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर किया तो उस नदी का नाम गंगा से बदल के क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा जो है वहां से फिर निकलती है और कोई बांग्लादेश से एक नदी आती है, फिर दोनों वहां से फ्लोज करते आती है, आपस में मिलती हैं, फिर यहाँ पे आ जाती हैं वेस्ट ऑफ बंगाल में। इट मीन पश्चिम बंगाल में आ जाती हैं एंड पश्चिम बंगाल वेस्ट ऑफ बंगाल में आने के बाद फिर ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और जहां पे गिरती हैं वहां पे बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। ये जो है आपके लास्ट वाले मॉक टेस्ट में, जब मॉक टेस्ट नंबर 9 करा रहा था तो उसमें एक्सप्लेन किया था, वहां पे पूछा था सुंदरवन डेल्टा कहां पर है, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। तो यहां तक समझ गया। अब जो है बे ऑफ बंगाल में गिर गई और यहां पे बनाया इन्होंने सुंदरवन डेल्टा। सो आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितने स्टेट से होके जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि इनके किनारे पर जो है फेमस सिटीज कौन से हैं। इट मीन्स गंगा जो है देखो यहां से फ्लो हो रही है। अब जो है यहाँ पे आपको कानपुर दिख रहा होगा, हरिद्वार दिख रहा होगा, प्रयागराज दिख रहा होगा, वाराणसी दिख रहा होगा, बिहार का पटना दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल का कोलकाता दिख रहा होगा। ये सब फेमस सिटीज हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। कौन कौन सा? एक तो जो है उत्तराखंड का हरिद्वार हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कानपुर हो गया, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो गया जहां से मैं हूं, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो गया, जो है बिहार का पटना हो गया एंड यहाँ पे पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो गया। अब यहां से एसएससी और रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सिटी है जो मैक्सिमम गंगा नदी के किनारे ही तट पे ही बसा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? कानपुर। करेक्ट आंसर क्या आएगा? कानपुर। ये आपको ध्यान में रखना है, पूरा जो है कानपुर गंगा नदी के किनारे पे ही बसा है, उसके तट पे ही बसा है। तो करेक्ट आंसर आ गया कानपुर। इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं ये कोलकाता सिटी की बात करूं तो कोलकाता सिटी जो है एक गंगा नदी की जो है ब्रांच है। कौन सी है? हुगली रिवर। तो ये जो है कोलकाता जो है सिटी पूरा जो है हुगली रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। बट ये गंगा रिवर नहीं है, गंगा रिवर की जो है एक ब्रांच है हुगली, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे कोलकाता है। एंड अगर डायरेक्टली गंगा रिवर पूछे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? कानपुर आएगा। एंड इसका टोटल लेंथ कितना है गंगा नदी का? 2525 किलोमीटर। इट मीन 2525 किलोमीटर जो है ये जो है इनका पूरा लेंथ है और ये है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। समझ गया? इसमें कोई डाउट है? एक बार फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा गहरी सांस लो, उसके बाद फिर से चीज़ों को समझो। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऐसा मैं आशा करता हूँ आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा।
ओके, आई होप आपने जो है देखा होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। गंगोत्री से निकलता है, 2 नदियां निकलती हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा। ये जो है दोनों देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड में, तो यहाँ से जो है ये गंगा बन जाती है। गंगा रिवर की जो है टोटल लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। टोटल 5 स्टेट से होके पास होती है। इसके जो है किनारे पे 6 फेमस सिटीज हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। एंड ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, जहां पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कोई डाउट है इसमें? मजा आया करके? ओके, सो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहां से इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं यमुना की बात करूं तो यमुना में जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, ये जो है यमुनोत्री से निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट एक जो है गोदावरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा के बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आपका है गोदावरी। कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी को और क्या बोलते हैं? गोदावरी को हम बोलते हैं दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ये जितने भी जो है चीजें मैं बता रहा हूं, ये सभी जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इट मीन्स गंगा ऑफ साउथ। ये जो है साउथ की गंगा कहलाती है। ये जो है कहां कहां से होके फ्लो करती है? फर्स्ट जो है ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र के बाद फिर जाएंगे तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद फिर जो है आंध्र प्रदेश में, एपी में जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ में जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में जाएंगे। एंड ओडिशा में जाने के बाद ये भी जो है कहां पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। जहां पे ये गिर रही थी ना, ये देखो बे ऑफ बंगाल में। सेम जो है ये गोदावरी रिवर भी जो है कहां पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे जाके गिरती है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मोस्टली यही वाला क्वेश्चन जो है गोदावरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है जो है इंडिया की, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र से स्टार्ट होगी, तेलंगाना में जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश में जाएगी, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में जाने के बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। कोई डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 68 क्लियर हुआ ना? कोई भी डाउट नहीं है? मजा आया पढ़ के? वीडियो आपने लाइक किया? आगे बढ़े। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे जरा बताओ, कोल के बारे में पूछा गया है। सो इसमें से जो है कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? कोल का राइट आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या पूछा है? द टॉप कोल प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया इज। इट मीन्स इंडिया में जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा कोल जो है प्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके सीटी एग्जाम 2025 का आंसर की आया था ना, उसमें जो है इस वाले आंसर को करेक्ट किया था। कौन से आंसर को? ये छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ पे जो है ये शायद गलत करेक्ट किया था, टिक किया था, या तो जो है वहां पे करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है पूछा हो सकता है कि उस जो है 2025 में सबसे ज्यादा जो है कोल छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। सबसे ज्यादा जो है कोल कहां पे प्रोड्यूस होता है? झारखंड में होता है, न कि छत्तीसगढ़ में। बट सिटी के एग्जाम में ये दिया था, तो इस बार आएगा तो इसको आपको टिक नहीं करना है, झारखंड वाले को ही टिक करना है। झारखंड इज द राइट आंसर। गॉट इट? अब जो है कोल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार सभी को हम फिनिश कर लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में न रहे। यहाँ पे है आपके पास कोल। देखो, कोल से जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शायद इसमें नहीं लिख पाया क्या मैं। यहाँ पे जो है कोल पूछा जाता है, ये किस टाइप का रॉक है? तो कोल जो है सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। कोल जो है किस टाइप का रॉक होता है? तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होता है? जो आपके ओल्ड ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और बहुत सारी पुरानी चीजें होती हैं, जब ये जो है लाखों साल से जमीन के नीचे दबे रहते हैं, तो उनके प्रेशर में आके ये धीरे धीरे जो है कोल का निर्माण कर लेते हैं, कोल बन जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। एंड यहाँ से एक जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक के जो है कौन से मेन एग्जाम्पल हैं? तो एक आपका हो गया कोल, दूसरा है एक होता है सैंड स्टोन। क्या होता है? सैंड स्टोन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड एक ने जो है नाम सुना होगा आपने, लाइम स्टोन। क्या सुना होगा? लाइम स्टोन जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। तो ये जो है आपको एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये वाला, दूसरा जो है इनके एग्जांपल कौन से हैं? सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है। इतना समझ गया आपको? ओके, अब जो है यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं एक बार उनको आपको एक्सप्लेन में कर देता हूं। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखा है, सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब जितने पॉइंट बता रहा हूं, अगर जो है कोल से क्वेश्चन आया तो इन्हीं के बीच में आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है।
सो अगर कोल की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है, किस स्टेट में, तो वो है झारखंड। गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट कौन से स्टेट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है उड़ीसा एंड थर्ड नंबर पे आता है ये छत्तीसगढ़, जो आपके जो है एग्जाम में आंसर दिया था। तो ये जो है थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे है आपके पास वेस्ट बंगाल एंड जो है फिफ्थ नंबर पे है आपके पास ये मध्य प्रदेश। इसमें कोई जो है डाउट है, ये आपको समझाना है। एंड जो है ये 2 कोल फील्ड्स है, ये आपको ध्यान में रख लेने हैं। समझा। सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो है सेडिमेंट्री रॉक, और कौन कौन सा होता है, सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन। सबसे ज्यादा कोल कहां पे प्रोड्यूस होता है, झारखंड में होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है एंड मध्य प्रदेश है। ओके, अब जो है कोल के आपको टाइप के बारे में समझ लेते हैं। कोल जो है टोटल 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, 4 टाइप के होते हैं। इनका जो है लोवेस्ट क्वालिटी, लोवेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है कार्बन कम पाया जाएगा और हीट भी जो है कम देगा। लोवेस्ट क्वालिटी का मतलब कार्बन कम पाया जाएगा एंड जो है हीट भी कम देगा। जो है फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट टाइप आपका कौन सा है, पीट है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, पीट है। पीट जो है सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। इसमें जो है कार्बन बहुत कम होता है एंड जो है ये हीट भी बहुत कम देता है, धुआं ही ज्यादा देता है। गॉट इट। ये फर्स्ट जो है नंबर पे आएगा सबसे लोवेस्ट क्वालिटी में। सेकंड पे कौन सा आता है, लिग्नाइट। सेकंड पे कौन सा आएगा, लिग्नाइट। ये पीट से जो है थोड़ा सा अच्छा होता है। इसको जो है ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। इसको और कुछ नाम से जाना जाता है, इसको जो है ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो है पावर प्लांट में यूज होते हैं। गॉट इट। फर्स्ट नंबर सबसे जो है बेकार क्वालिटी का ये हो गया। उसके बाद बेकार क्वालिटी में ये जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, ये लिग्नाइट आएगा। नेक्स्ट आपके पास है बिटुमिनस। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड वाला बिटुमिनस। मीडियम टू हाई क्वालिटी जो है ये कोल, इसको माना जाता है। ये जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में होता है। कहां पे होता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका जो है बहुत ज्यादा उपयोग लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बिटुमिनस थर्ड टाइप का है। इसका जो है सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रियल यूज में होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका जो है यूज करते हैं। एंड सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी एंड हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। इसमें जो है सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है एंड हीट भी जो है ये सबसे ज्यादा देता है। एंड इसमें धुआं जो है सबसे कम निकलता है, स्मोक जो है बहुत कम निकलता है। इतना समझ गया। अगर जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है तो आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। ये जो है पहला कौन सा हो गया, पीट, फिर कौन सा हो गया, लिग्नाइट, फिर कौन सा हो गया, बिटुमिनस एंड फिर कौन सा हो गया, एंथ्रासाइड। जो है मैं कुछ और शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हो। ABLP, ABLP। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है जो फर्स्ट पे है। उसके बाद फिर AB के बाद जो है B कौन सा हो गया, बिटुमिनस, सेकंड पोजीशन पे ये आता है। उसके बाद फिर कौन सा है, लिग्नाइट है आपके पास। फिर जो है सबसे बेकार एंड घटिया क्वालिटी का कौन सा हो गया, ये पीट हो गया। एंड ये ध्यान में रखना है आपको, ये जो लिग्नाइट दिख रहा है ना, लिग्नाइट को क्या बोलते हैं हम, ब्राउन कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउन कोल बोलते हैं। आप जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, आई होप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। नीचे क्या लिखा है, कोल इज यूज टू जनरेट अबाउट 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इट मीन्स कोल का जो है 70% जो है कहां पे यूज करते हैं, जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसका 70% जो है इसी कोल के द्वारा बनाया जाता है। गॉट इट। इसमें कोई डाउट है? अब तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ गया हो गया ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ये जो करेक्ट एग्जाम में यहाँ पे गिवन था छत्तीसगढ़, ये गलत आंसर था। आंसर क्या होना चाहिए था, झारखंड यहाँ पे होना चाहिए था। कोल के बारे में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे मैंने सब कुछ आपको करा दिया, एक भी नहीं छोड़ा है। आगे बढ़ जाऊं, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ के आपको? देखो आप जो है ना दूसरे का जो है 5 से 6 वीडियो देखो मॉक टेस्ट का, और मेरा एक देखो, जो है दोनों बराबर हो जाएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने जो है भैया विरार में जो है यहाँ पे 10 चौल खरीद लिए हैं, 10 जो है आपने चौल खरीदे हैं। एंड जो है आपने चर्च गेट में एक जो है 1 BHK फ्लैट लिया है। सो अगर जो है ये अपना 1 BHK फ्लैट खरीद बेच देना, और जो है यहाँ पे विरार में कम से कम 10 की जगह पे 20 से 30 जो है चौल खरीद सकता है। सेम यहाँ पे भी है। आप जो है दूसरे का 5 से 6 वीडियो देखो, उतना क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। एंड ये फिक्स भी नहीं है कि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा एक ही वीडियो देखो, इतना नॉलेज मिल जाएगा आपको कि यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अगर नहीं आया तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लोगे, अगर इतना जो है सब कुछ आपने पढ़ लिया है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार जरा रीड करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं।
यहाँ पे क्या बोला है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब देखो जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वर्ड यूज कर रहा है। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव के बारे में बात कर रहा है। ये जो है कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ऑफ इंडिया का है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। व्हाट इट, अगर जो है वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है तो ये जो है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में जो है आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। यहाँ पे बी क्या गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बाद फिर गिवन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद नेक्स्ट गिवन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब जो है इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये डिफेंस के अंदर क्या क्या चीजें आता है, ये होम अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें आता है, एक बार इनको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन सा आता है, जिनके मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। इसमें जो है जितने भी आर्मर्ड फोर्सेस हैं वो आते हैं, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई एंड इंडियन एयर फोर्स हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। इनके जो है कौन से ये मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था, जिसका हेडक्वार्टर याद करो दिल्ली में था। गॉट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा था, वो कहां पे था, ये जो है बेंगलुरु में था। अयोप अभी नहीं आया, नेक्स्ट आगे आएगा। यहाँ पे जो है बीआरओ, आपने बीआरओ का नाम सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ का मतलब क्या होता है कि जो अपने बॉर्डर है ना, जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का हो गया, इंडिया और जो है बांग्लादेश का हो गया, वहां पे जो रोड का निर्माण करती हैं, जो सड़क बनाती हैं, वो बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। एंड जो है ये कोस्ट गार्ड वाले होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी जो है डिफेंस के अंदर आते हैं। एंड ये जो आपका क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन क्या गिवन था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसके मिनिस्टर कौन से हैं, इनके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी है। गॉट इट। ये क्या काम करती है, जैसे जंगलों में जो है यहाँ पे इनलीगल हंटिंग हो रही है, इनलीगल हंटिंग को जो है रोकना है। एनिमल जो है स्मगलिंग हो रही है, बहुत सारे लोग जो है जानवरों को बेच देते हैं, इन सब चीजों पे जो है इनका रोकथाम करना है, वहां पे ये जो है ध्यान देती है। ये बनाया कब गया था, ये 2007 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। तो आपका जो है ये वाइल्ड लाइफ कंट्रोल हो गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया। अब हम बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब जो है इनके बारे में आपको समझना है। जो अभी दिल्ली की सरकार चेंज हुई थी ना, अरविंद केजरीवाल की, वो बार बार जो है ये आरोप लगा रहे थे कि हमारी पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो है इन्हीं का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इसके जो है मिनिस्टर कौन से हैं, अमित शाह जी हैं। इनके अंदर क्या क्या चीजें आता है, जैसे ये जो है आपका सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, उसके बाद बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ कहां पे लगता है, बीएसएफ जो है आपके पास लगेगा, जैसे अपना ये जो है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, वहां पे जो है बीएसएफ रहता है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी जो है बीएसएफ रहता है। उसके बाद फिर सीआईएसएफ हो गया, ये भी जो है यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये जो आईटीबीपी हो गई, आईटीबीपी मतलब ये कहाँ पे रहती है, ये जो है जो चाइना के बॉर्डर में रहती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है, ये भी जो है इनके अंतर्गत आता है। उसके बाद एसएसबी हो गया, ये असम राइफल्स हो गया, ये सब किनके अंदर आते हैं, होम अफेयर्स के अंदर, इट मींस अमित शाह जी के अंदर आते हैं। अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है, आईबी जो है ये यहीं पे आती है। एनआईए की टीम है, ये भी जो है यहीं पे आएगी। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो भी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। जो है ताज होटल पे जब हमला हुआ था तो एनएसजी को उतारा गया था। एंड एक और है ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी जो है होम अफेयर्स के ही अंतर्गत आता है। व्हाट इट, ये सब। उसके बाद फिर अगर कहीं पे नेशनल डिजास्टर हुआ सो एनडीआरएफ की जो है टीम भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। एंड जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं, अब जो है मेन पॉइंट तो यहीं पर है, जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं उस यूनियन टेरिटरी की पुलिस फोर्स भी जो है होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। जैसे दिल्ली की पुलिस फोर्स, बार बार जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे ना कि हमारी पुलिस फोर्स हमारे कब्जे में नहीं है, तो वहां पे वो जो है यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एक, इसलिए वहां की जो पुलिस फोर्स है ये होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इट मींस अमित शाह के अंडर में वो काम करती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये बार बार चीजें बोलती है कि भैया ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है, जो सीबीआई की टीम है एंड जो क्राइम ब्रांच की, इट मींस जो जितने भी ये रेड मारते हैं उनकी टीम है, ये सब जो है अमित शाह के अंतर्गत है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो है ज्यादा रेड पड़ते हैं। और जो अपने पार्टी में कितने भी भ्रष्ट लोग हैं, आपको पता होगा कौन कौन से भ्रष्ट लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी रेड नहीं पड़ता है। इसीलिए बार बार ये चीजें निकल के आती है, बिकॉज ये होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। समझ गया आपको, इसमें कोई डाउट है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अभी तक तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा
ये सब जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, बॉर्डर रोड जो है फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड ये एसएसबी वाला असम राइफल, ये तो जो है इंडियन आर्मी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी अलग होती है एंड इन चीजों का जो है काम अलग होता है। ये सब जो है होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं एंड ये जो है डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वाला। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है एंड बार बार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अभी आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कहीं पे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखा क्या? एक जो है 2-3 जो है बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हिस्ट्री से जो है कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भैया हिस्ट्री से जो है आपके एग्जाम में ना केवल 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स 30 क्वेश्चन में से केवल आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इस 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, मिडवेल हिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद फिर एशियंट हिस्ट्री पढ़ो। इतना तो पॉसिबल है नहीं ना। इससे अच्छा बस केवल जो मॉक टेस्ट में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसी को आपने कवर कर लिया, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे आप वहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक से 100% अपने करेक्ट आंसर को ट्रिक कर सकते हो। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है जो पॉलिटिकल साइंस है, यहां से आपके एग्जाम में 30 में से ये फिक्स है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री छोड़ के, हिस्ट्री के ऊपर ध्यान मत दो अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया। देखो अभी ये तीसरा चौथा क्वेश्चन इससे आ रहा है, तो यहां से जो है आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कहां से पूछे जाते हैं? स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड उसके बाद 5 से 6 से 7 क्वेश्चन, इट मीन 5 to 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आएंगे। गॉट इट। सो ये ऐसा हिस्ट्री नहीं कि हिस्ट्री लेके बैठ गया और पूरा हिस्ट्री खत्म करने बैठ गए। अगर पूरा हिस्ट्री खत्म करोगे तो आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा एंड आपका हिस्ट्री नहीं खत्म होगा। गॉट इट। सो यहाँ पे क्या पूछा है? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाई। इट मीन जो इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने आपको सभी चीजें बता दिया है। ये हर एक बार के मॉक टेस्ट में इनको मैं इंक्लूड करता हूं बिकॉज यहां से फिक्स है, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें जो है प्रेम बिहारी रायजादा की जी के बारे में डिस्कस कर लेंगे एंड रविन्द्रनाथ जो है टैगोर की जी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद जी के जो है बुक के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने कौन कौन से जो है फेमस बुक लिखे हैं। व्हाट इट। तो इतना समझ गया, आपको आगे बढ़े। देखो इन दोनों के बारे में डिटेल से हम समझ लेते हैं जहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल कॉपी था वो जो है टाइप नहीं किया गया था, इन्हीं के द्वारा जो है कैलीग्राफी में अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा गया था। गॉट इट। किनके द्वारा? प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उन्होंने जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खुद के जो है हाथों से लिखा था। इसके लिए उन्होंने कुछ भी चार्जेस नहीं किए थे, कोई भी पैसा नहीं लिया था। बस केवल उनका एक ही दिली ख्वाहिश था कि हर एक पेज पे जो है उनका नाम होना चाहिए। ये जो है उनका एक रिक्वेस्ट था, एक दिली ख्वाहिश था कि हर एक पेज पे उनका नाम होना चाहिए। टोटल उन्होंने लिखने के लिए टाइम कितना लिया था? 6 मंथ। संविधान बनने के लिए जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, रेडी करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा था? 2 years 11 month एंड 18 डेज लिखा था ना, 18 डेज लगा था ना। और इन्होंने जो लिखा है उसको जो है कितने टाइम में लिखा था? 6 मंथ में जो है इन्होंने पूरा रेडी किया था उसको लिख के। यहां तक समझा आपको ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जब जो है अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के रेडी हुआ ना, तो उस चीज को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इंडिया के द्वारा वहां पे रखा गया। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके कौन गया था? ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो है पेश किया गया था, जिनके अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो है वहां पे इनके पास पूरा जो है ये टाइप्ड ड्राफ्ट था। ऐसा नहीं कि प्रेम बिहारी रायजादा जी ने खुद से लिखा है, इनके पास ऑलरेडी था। जैसे मैं आपको एक पेज पे लिख के कुछ दूं एंड इस पेज से बोलूं कि आप उसको अच्छे हैंड राइटिंग में किसी दूसरे बुक में मुझे पूरा लिख के दिखाओ, तो सेम ऐसा इनके पास पूरा वो चीजें था लिखने के लिए कि क्या क्या चीजें लिखना है। बस केवल उनको कैलीग्राफी में अच्छे हैंड राइटिंग में इन्होंने जो है पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा संविधान, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खुद से लिखा था, वो जो है कैलीग्राफी जो है किए थे। गॉट इट। इतना समझ गया। बस केवल इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा था। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जी की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनके जो है एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इन्होंने जो है नेशनल एंथम लिखा है। नेशनल एंथम में इंडिया का नेशनल एंथम भी लिखा है एंड जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ना,
इन्होंने ही लिखा है। ये जो है नेशनल एंथम क्या है इंडिया का, जनगण मन है, ये तो आप सभी को पता होगा ना, जनगण मन अधिनायक यह है, ये है। उसके बाद फिर इसको फर्स्ट टाइम गाया कब किया गया था, सिंग कब किया गया था, सो ये 1911 में जो है इनको फर्स्ट टाइम गाया गया था कोलकाता में। हाँ, कोलकाता में जो है 1911 में फर्स्ट टाइम ये गाया गया था। ऑफिशियल इसका ड्यूरेशन कितना है, ये कितने सेकंड में फिनिश होना चाहिए, तो ऑफिशियल ड्यूरेशन की बात करूं तो 52 सेकंड है, 52 सेकंड में जो है ये फिनिश होना चाहिए। अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं, मान लो कोई इमरजेंसी है, कहीं पे वॉर चल रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसको जो है गाने के लिए टाइम कितना है, 20 सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात आपको पता थी कि नहीं, इमरजेंसी में कितने टाइम में गाया जाता है, 20 सेकंड में, एंड ऑफिशियल इसका ड्यूरेशन कितना है, 52 सेकंड। अगर मैं बांग्लादेश के नेशनल एंथम की बात करूं, अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार जो है बांग्ला, ये भी जो है किसने लिखा था, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। इनका फेमस बुक पूछा जाता है गीतांजलि, ये जो है इनका फेमस पोएट्री बुक है। इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए नोबेल प्राइज लिखा था, इन्होंने एक फेमस पोएट्री लिखा था, उसका क्या नाम था, गीतांजलि। 1930 में जो है इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। समझ गया, ओके। अब यहाँ पे नाम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आप दो दोस्त हो ना, आप अपने दोस्त को जो है, मान लो इंजीनियरिंग कर रहा है, आप जो है डॉक्टरी कर रहे हो, तो आप अपने दोस्त को इंजीनियर बुलाते हो और आपका दोस्त आपको क्या बुलाता है, डॉक्टर साहब। तो ऐसे जो है महात्मा गांधी एंड ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक दूसरे को जो है निक नेम दिए थे। निक नेम क्या दिए थे, जो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बुलाते थे। क्या बुलाते थे, गुरुदेव। एंड जो है टैगोर, अगर ये महात्मा गांधी इनको जो है गुरुदेव बुलाते थे, तो इसीलिए टैगोर जी ने इनको क्या नाम दिया, महात्मा नाम दिया। इट मीन जिनकी आत्मा महान हो, पहले महात्मा गांधी नाम नहीं था, ये जब इन्होंने महात्मा नाम दिया उसके बाद फिर गांधी जी के सामने जुड़ गया महात्मा, एंड सब इनको बोलने लगे महात्मा गांधी, जिनकी आत्मा महान हो ऐसे गांधी। तो ये हो गए महात्मा गांधी। समझ गया आपको, ये दोनों नाम जो है आपके एग्जाम में हर जो है बार लगभग पूछे जाते हैं, एंड इस बार भी आपके एग्जाम में नहीं, मतलब डिफरेंट एग्जाम में जो है ये कंटिन्यूअस नाम जो है पूछा जाता है। ये इनको जो है गुरुदेव नाम किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। एंड महात्मा गांधी को ये महात्मा नाम किसने दिया था, टाइटल किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। गॉट इट, इतना समझ गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला समझा क्या, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में समझ गया। देखो मैं उतना ही पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीटी एग्जाम के लिए, एंड आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ सकता है। बाकी आज का वीडियो तो थोड़ा भाई लंबा होगा, टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिया, इसीलिए जो है मैं टोटल 30 क्वेश्चन नहीं करा था, बिकॉज अगर मैं पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम जाएगा और बच्चे उतना देखेंगे कि नहीं पता नहीं। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम है तो मैं भी जो है देख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जो है चेयरमैन कौन होता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये नहीं होते, प्रेसिडेंट ये भी नहीं होते, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वाइस प्रेसिडेंट। जो है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, वही जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। ये जो है चीफ मिनिस्टर ये भी नहीं होते। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बात हुई है राज्यसभा की, तो राज्यसभा से फिक्स है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सभी जो है राज्यसभा के क्वेश्चन को हम फिनिश कर लेते हैं। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर बात आई है राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है आपने नाम सुना है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इट मींस जो है ये जो आपका संसद है ये 2 हाउसेस से मिलके बनता है। फर्स्ट होता है लोकसभा, दूसरा है आपके पास राज्यसभा। फर्स्ट कौन सा है, लोकसभा, और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। ये लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस एंड राज्यसभा को बोलेंगे अपर हाउस। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई डाउट है। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलके बना है आपका संसद। पहला है लोकसभा जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, दूसरा है राज्यसभा जिसको बोलते हैं अपर हाउस। अगर मैं बात करूं राज्यसभा में जो है मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250 होते हैं। इनमें से 238 मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मतलब जो इलेक्शन के द्वारा जो है जीत के आते हैं। एंड ये जो 12 मेंबर है ना, यहाँ पे ये नॉमिनेटेड होते हैं। अब नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सेलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। किस किस फील्ड में नॉमिनेट किए जाते हैं, आर्ट में जो है नॉमिनेट किए जाएंगे, लिटरेचर में जो है नॉमिनेट किए जाएंगे, साइंस में किए जाते हैं, एंड सोशल जो है सर्विस में किए जाते हैं। तो ये आपको बात जो है ध्यान में रखना है। टोटल जो है कितने मेंबर होते हैं, 250 होते हैं, जिनमें से 238 जो है इलेक्टेड होते हैं एंड 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। गॉट इट। ये नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इनका टर्न ओवर जो है कितने साल का रहता है, 6 ईयर का रहता है। जैसे अभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री कितने साल तक रहते हैं, 5 ईयर्स तक रहते हैं। इट मीन हर एक इलेक्शन में
लगभग 5 सालों के लिए होता है ना, लेकिन जो इनका टेन्योर होता है ये कितने ईयर्स के लिए होता है, 6 ईयर के लिए होता है। ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस मतलब कि इसको जो है नेवर डिसॉल्व्ड, इसको कभी भी भंग आप नहीं कर सकते। इसको जो है अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जैसे ये लोकसभा हो गया, लोकसभा का जो है टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर होता है। ये जो है यहाँ पे परमानेंट नहीं है, इट मींस जो है ये परमानेंट हाउस नहीं है। यहाँ पे जो है क्या है, चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप जो है एक क्लास में हो ना, एक क्लास में हो, आप किसी जो है स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, उस क्लास के बच्चे अगर 5th क्लास है तो 5th क्लास के बच्चे हर एक साल जो है चेंज होते रहते हैं, हर साल बदलते रहते हैं ना। जो आज 5th में है वो जो है कल 6th में पहुंच जाएगा तो 5th में दूसरे बच्चे आएंगे, फिर से जो है 5th में दूसरे बच्चे आएंगे। तो इट मींस एवरी ईयर जो है ये चेंज हो रहा है, तो ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आपका स्कूल जो है परमानेंट है। स्कूल कभी चेंज होगा क्या, स्कूल में केवल बच्चे चेंज होंगे, लेकिन ये जो है स्कूल चेंज नहीं होगा। तो इसलिए स्कूल को क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो परमानेंट हाउस। एंड ये जो इनके क्लास है, क्लास जो कौन सा हो गया, अनपरमानेंट हाउस। इट मींस यहाँ जो है बच्चे हर बार चेंज होते रहते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो लोकसभा को एंड राज्यसभा को। ये जो लोकसभा है एवरी 5 ईयर के बाद जो है चेंज हो जाता है, लोअर हाउस। एंड ये राज्यसभा जो है अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। बस केवल इसमें क्या होता है, इसमें 1/3 मेंबर जो है एवरी ईयर जो है हर 1-2 सालों में रिटायर होते रहते हैं। एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर होंगे तो दूसरे मेंबर आएंगे, इसलिए कभी भी जो है ये डिसॉल्व नहीं होता, हमेशा जो है चलता रहता है। केवल इसमें जो है मेंबर चेंज होते रहते हैं। इतना समझ गया। एक रोड मैप के जो है थ्रू आपको समझा दूं तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा की, राज्यसभा में टोटल कितने जो है सदस्य हैं, मेंबर हैं, 250 हैं। अब यहां से जो है राज्यसभा 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। एक तो आएगा इलेक्टेड वाला और दूसरा आएगा नॉमिनेटेड वाला। अगर मैं इलेक्टेड की बात करूं तो कहां से इलेक्ट होके आते हैं, स्टेट से होके आते हैं एंड यूनियन टेरिटरी से होके आते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से जो है टोटल कितने मेंबर होते हैं, 238 मेंबर होंगे। एंड ये जो नॉमिनेटेड द्वारा होके आते हैं, इट मींस नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो है टोटल 12 मेंबर होते हैं। ये 12 मेंबर किस किस फील्ड से होंगे, आर्ट से होंगे, लिटरेचर से होंगे, साइंस से होंगे, सोशल साइंस जो है होंगे। इतना समझ गया। इनका जो है टर्नओवर कितने ईयर्स का रहता है, यहाँ पे 6 ईयर का जो है टर्नओवर रहता है। टोटल काउंट करोगे तो 250 आ जाएंगे। एवरी 2 ईयर में जो है 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, मैरी कॉम का, यहाँ पे रेखा जी का, गॉट इट। ये सब जो है नॉमिनेटेड मेंबर थे, ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किए गए थे, गॉट इट। इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़े। ओके, अगर यहाँ पे सीट के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सीट जो है राज्यसभा का कहां पर है, सो उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, 19 सीट है, 19। फिर जो है तमिलनाडु आता है, 18 सीट है। फिर बिहार आएगा, 16 है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा, 16 है। टोटल आपको टॉप 5 का जो है नेम याद रखना है। पहले नंबर पे यूपी आता है, 31 है। फिर महाराष्ट्र आएगा, 19 है। फिर जो है तमिलनाडु आएगा, 18 है। फिर बिहार आएगा, 16 है। फिर जो है वेस्ट बंगाल आएगा, 16 है। इसीलिए यूपी एंड महाराष्ट्र में जब भी इलेक्शन होता है ना, तो सभी मतलब बीजेपी अपने सभी पार्टी के लीडर्स को उतार देती है कि वहां पे जाओ, जो है कंपेन करो, मुझे टोटल के टोटल सीट चाहिए। मोस्टली सब कुछ चीजें जो है यहीं से डिसाइड हो जाती हैं। जिसने यूपी का चुनाव जीत लिया, महाराष्ट्र का जीत लिया, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब चीजों का जीत लिया, तो सबसे ज्यादा सीट तो यहीं पर है, तो यहीं से उनका काम हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे कि इनके जो है ये जो है चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये तो आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके पहले जो है जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन जगदीप धनखड़ जी जो है मोदी जी की गुलामी नहीं कर रहे थे। मोदी जी की गुलामी नहीं कर रहे थे तो उनको निकाल दिया गया। किस लिए निकाल दिया गया, भैया इनका तबीयत खराब है। उसके बाद जो है सीपी राधाकृष्णन को लाया गया है। तो अभी के लिए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीपी राधाकृष्णन। इट मींस राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है, सीपी राधाकृष्णन जी हैं। उसके बाद डिप्टी चेयर जो है पूछा जाता है, डिप्टी चेयरपर्सन कौन है। इट मींस मान लो चेयरपर्सन एब्सेंट रहे तो इनकी जगह पे कौन कार्य करेगा, ये जो है हरिवंश नारायण सिंह जी है। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस, इट मींस जिस पार्टी की सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार है तो उनको हम बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस। सो लीडर ऑफ द हाउस कौन सा है, ये जगत प्रकाश नड्डा, जिनको बोलते हैं जेपी नड्डा, जो है बीजेपी के लीडर हैं। सो जेपी नड्डा जी जो है लीडर ऑफ द हाउस है। एंड अपोजिशन के लीडर कौन से हैं, अपोजिशन के लीडर कांग्रेस सरकार ने बिठाया। अपोजिशन के लीडर कौन से हैं, यहाँ पे मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये जो है आपको नाम ध्यान में रखना है। चेयरपर्सन कौन है, अभी सीपी राधाकृष्णन जी हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिप्टी चेयरपर्सन कौन से हैं,
हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस कौन से हैं? जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन से हैं? मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ये फिक्स क्वेश्चन है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो करंट अफेयर में पूछ लिया गया, ये सीपी राधाकृष्णन का अभी जो है ये हाल फिलहाल में ही बने हैं, गॉट इट। या तो जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन छूट गया था, वो भी जो है मैं कवर कर दूं। अगर मैं राज्यसभा के आर्टिकल की बात करूं तो राज्यसभा का जो है आर्टिकल भैया क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो राज्यसभा का आर्टिकल होगा 80 एंड लोकसभा का आर्टिकल क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो लोकसभा का आर्टिकल क्या होगा? 81। बोलो हाँ कि ना। इतनी चीजें आपको समझ गई? मजा आया कि नहीं पढ़ के? अब बताओ एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है? ये तो पूछा था, इसको हमने फिनिश कर दिया। जितना भी राज्यसभा था, लोकसभा था, सब एक बार में इसको भी निपटा दिया। तो इसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ के? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड इसी टाइप के जो है वीडियो आप डेली रेगुलर चाहते हो अपने एग्जाम के लिए, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मुझे जो है सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा किया हुआ सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कैनर की हेल्प से या तो इस नंबर की हेल्प से जो है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ये जरा ध्यान में रखना, आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। एंड अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हो कि सर जो है मैं खुद से मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूं, बस केवल आप मुझे जो है पीपीटी या फाइल सेंड कर दीजिए, मैं वहां से लगा लूंगा, तो आप जो है इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको टोटल 5 से 7 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है चेक कर सकते हो कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। नीचे जो है उसके आंसर भी गिवन रहेंगे, तो पूरा फाइनल मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आप वहां पे आंसर भी चेक कर सकते हो कि मेरे कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। अगर मान लो मॉक टेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो फिर भी जो है आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। उन सब चीजों को मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा या व्हाट्सएप पे ही जो है आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन की तरफ। ये चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अब जरा बताओ, देखो ये द्रोणाचार्य से जो है फिर क्वेश्चन पूछा गया। इट मींस ये जो है खेल रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहां से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 9, याद करो मॉक टेस्ट नंबर 9 में सब कुछ कवर कर लिया था ना, कि ये जो है द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है, अर्जुन अवार्ड क्या होता है, उसके बाद फिर जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड कौन सा होता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में समझा था। यहाँ पे केवल आंसर टिक करेंगे। बोला है कि इज नॉट करेक्ट अबाउट द द्रोणाचार्य अवार्ड। इट मींस द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। सो एक बार जो है जरा मैं बता दूं, द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिलता है? ये कोचेस को मिलता है। किनको मिलता है? कोचेस को मिलता है, जो किसी प्लेयर को जो है ट्रेंड किए हो और उन्होंने जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया हो। गॉट इट। इनमें क्या मिलता है? इनको 15 लाख रुपए मिलेगा। एंड जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य का एक जो है स्टैचू दिया जाता है, मूर्ति दिया जाता है। सो यहाँ पे जो है ये स्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1985 में। ये वाला तो जो है करेक्ट है, 1985 में जो है स्टेब्लिश्ड हुआ था। इसमें जो है कैश प्राइज के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी सही है। ये जो है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लेवल का जो है परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, ये वहां पे गलत हो गया। इट मींस ऑप्शन नंबर जो है इसका सही करेक्ट आंसर आएगा। ये जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं दिया जाता, ये इंडिया के लेवल पे दिया जाता है। एंड किनको दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। ये भी जो है करेक्ट है। तो इट मींस इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल लिखा था ना, ये जो है नेशनल लेवल पे दिया जाता है एंड कोचेस को दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है ये जो निपुण है, ये जो आपको निपुण दिख रहा है, निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू। ये जो है निपुण भारत मिशन जो है किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड था? बच्चों के बेसिक एजुकेशन से। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्लास 3 में है, 4 में है, 2 में है, 1 में है, उनको रीडिंग नहीं आता। जो है टीचर्स क्या करते हैं स्कूल में? बस केवल अपना सिलेबस फिनिश करने पे लगे रहते हैं। भैया फटाफट सिलेबस फिनिश कर दो, मजा आ जाएगा। तो उन पे बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। तो ना किसी को जो है प्रॉपर तरीके से रीडिंग आ रहा है, ना वहां पे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो छोटे एडिशन भी नहीं आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता एंड डिवीजन भी नहीं आता। एंड स्कूल ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करता है कि बच्चों को जो है पहले से ही बता देते हैं कि ये लो आपका रिवीजन है। अब रिवीजन उनको मिल गया तो वही चीज जो है उतना रट्टा मार के आते हैं, या तो कोचिंग क्लासेज वाले जो है रट्टा मारा देते हैं। फिर से दूसरे क्लास में जाएंगे तो जो है उतना तो उन्होंने सीखा नहीं था, केवल रट्टा मारा था, तो उनका काम हो गया। अब जो है 40 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 20 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो कितना ही रटना पड़ेगा, केवल 4 से 5 पेजेस उतने में काम हो गए। तो उनको जो है ये सब चीजें आती ही नहीं, ना तो हिंदी रीड कर पा रहे हैं, ना इंग्लिश रीड कर पा रहे हैं, ना मराठी रीड कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है एक निपुण भारत मिशन जो है चला गया। ये क्या था? स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए था। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में
छोटे बच्चों को रीडिंग, ये बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें जो है सिखाना था। एक बार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या चीजें इनके अंतर्गत थी। सो इनका जो है मेन एम क्या था, स्कूल में जो एजुकेशन है उस पे जो है फाउंडेशनल जो है आपके पास लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के जो है बेस पे था। इट मीन्स आपको बेसिक चीजें आना चाहिए, ये जो है रीडिंग करने आना चाहिए, राइटिंग करने आना चाहिए, एंड अरिथमेटिक, इट मीन्स छोटे मोटे जो है कैलकुलेशन आने चाहिए अगर क्लास 3 तक है। एडिशन किस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। ये मेनली जो है क्लास 3 तक जो है बच्चों को टारगेट किया गया था। ये स्टार्ट कब किया गया था, ये 2021 में जो है स्टार्ट किया गया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया के जो है अंतर्गत आएगा। यहाँ पे इनका टारगेट क्या था कि 2026-27 तक क्लास 3 के सभी बच्चों को बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है सिखाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ये इनका जो है टारगेट था। लेकिन जो है अभी आप ऑलरेडी टीचर हो तो आप समझ सकते हो कि ये जो है टारगेट में कहां तक अपने पहुंचे हैं, कुछ भी नहीं पहुंचे हैं, बस केवल टाइम पास चल रहा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था। आपके एग्जाम में यहाँ पे 2026 की जगह पे 2023 था, लेकिन अभी जो है फिर से 2023 का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब किसका पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा तो 2026 का पूछा जाएगा। इसलिए जो है मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का कौन जीता है, भैया इंडिया ने जीता है। जिसको हरा के जीता है जो है ये न्यूजीलैंड को इन्होंने यहाँ पे हराया था। व्हाट इट, एक बार इसके बारे में जो है हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो चैट जीपीटी से मैंने बनवाया था, तो किस तरीके से बना के दिया। जितने भी डायग्राम आज यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जितने भी डायग्राम मैंने लगाया है, बस केवल चैट जीपीटी को ही एक प्रॉम्प्ट बोला था मैं, वो प्रॉपर तरीके से बना के दिया है। अब जिस तरीके से प्रॉम्प्ट बोलोगे चैट जीपीटी को, वैसा डायग्राम आपको बना के देता है। यहाँ पे उतने प्रॉपर तरीके से मैं नहीं लिख पाया था, इसलिए जो है इन्होंने ऐसा थोड़ा गलत डायग्राम बना के दिया है, लेकिन समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो है मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। अच्छा हुआ जीत गया, नहीं तो नरेंद्र मोदी की जो है तो फिर वोट ही लग जाती अहमदाबाद में जो है। उसके बाद इसको इंडिया ने 96 रन से जो है यहाँ पे जीत गया था। यहाँ पे जो है होस्ट कंट्री कौन सा था, इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका क्यों होस्ट कंट्री था, बिकॉज भैया पाकिस्तान को दिक्कत था कि हम भारत में नहीं जाके खेलेंगे, तो इसलिए श्रीलंका को भी इसमें इंक्लूड किया गया। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, संजू सैमसंग थे, जो किस्मत के सहारे पहुंचे थे। 3 ही मैच खेले एंड तीनों में उनका जो है प्रदर्शन बेस्ट रहा, सबसे अच्छा उन्हीं का प्रदर्शन रहा है। एंड मैन ऑफ द मैच कौन थे जसप्रीत बुमराह। अगर ये नहीं होते तो इंडिया जो है आज हार जाती। हर एक टाइम पे जो है ये अपना सपोर्ट किए थे, मतलब विकेट भले ही नहीं लिए, लेकिन सबसे कम रन जो है ये आके हर एक ओवर में जो है क्रिटिकल ओवर में वहां पे निकाल के जाते थे। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फैक्ट, ये जो है इंडिया 3rd टाइम जो है T20 वर्ल्ड कप जीती है। एक बार पहले 2007 में जीती थी, फिर 2024 में जीती, फिर ये 2026 का हो गया। 2007 में जो है कैप्टन कौन से थे, शायद धोनी जी थे, तो वहां पे जो है धोनी जीते थे, जिसमें मिसबाह उल हक ने जो है स्वीप शॉट मारा था, कैच पकड़ लिया गया था। ईशांत शर्मा या ईशांत किशन, पता नहीं क्या नाम था ऐसा। 2024 में जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता। एंड 2066 की क्या बात करो, सूर्य कुमार यादव, बस केवल लड्डू खा गए, काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया। सो सूर्य कुमार यादव की जो है कप्तानी में यहाँ पे जीता है। सो 3 टाइम ये जीता है। एंड ये फिक्स है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से जो है जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2026 के वर्ल्ड कप से। तो इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो है 2 सेमीफाइनल हुए थे। पहला सेमीफाइनल किनके बीच में था, पहला सेमीफाइनल था आपके पास न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। इसमें जो है न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। सेकंड सेमीफाइनल किनके बीच में था, सबसे हाईएस्ट और सबसे अच्छा सेमीफाइनल इंडिया और जो है इंग्लैंड के बीच में। ये जो है बहुत ही बेस्ट मैच था, एकदम इंडिया की जो है सांसें थम गई थी, बस केवल हारने के कगार पे था। ये समझो कि जो है 6 से 7 रन से जो है ये बुमराह की वजह से जीत गया, अदरवाइज जो है ये हार जाता। एंड इसमें 1 से 2 कैचेस भी जो है ईशान किशन के द्वारा जो है अच्छे पकड़े गए थे। बस केवल इंडिया 264 शायद इतना रन बनाई थी, 61 या 64, केवल 7 रन से ही जीत पाई। बस केवल यहाँ के 1 से 2 प्लेयर ही चले थे एंड इंडिया की जो है क्या हालत कर दिए थे। तो यहाँ पे इंडिया जीती और न्यूजीलैंड जीता। फिर जो है आपका अहमदाबाद में फाइनल हुआ, इसमें फिर से जो है इंडिया जीत गई। तो यहाँ से इसमें से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो अभी ये 75 क्वेश्चन चल रहा है ना, टोटल जो है मुझे 90 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और ऑलरेडी 1 घंटे हो गए हैं। तो अगर थोड़ा सा आप थक गए हो तो थोड़ा सा अपने प्लेस से उठो, पानी पी लो, लंबी सांस लो,
कुछ बिस्किट खाना है खा लो, फिर से देखने बैठ जाओ। अभी ये मान के चलो कि 40 से 45 मिनट जो है वीडियो ये और चलेगा। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, बेसिक से समझना है, ताकि एक बार में ही आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो भैया थोड़ा सा मेहनत आपको जो है करना पड़ेगा। इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में ये मान के चलो 4 से 5 घंटे पूरा पीपीटी बनाने में एंड ये स्लाइड्स रेडी करने में हुआ है। स्लाइड जो रेडी किया है उसके बाद जो है 1.5 घंटे से 2 घंटे तक ये वीडियो बनाने में लगेगा। तो आप जो है 2 घंटे तक तो आराम से बैठ के देख सकते हो ना। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो इंटू 1.5 मोड पे जो है आप देख सकते हो। अगर जो है आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लिया है तो इंटू जो है 2 मोड पे देख सकते हो। अगर थोड़ा सा जो है आपको नहीं समझ रहा है तो इंटू 1.25 मोड पे देख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ जो है सुविधा यूट्यूब की तरफ से अवेलेबल है, बस केवल आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पे इन रेफरेंस टू डीआरडीओ, इट मींस डीआरडीओ के बारे में पूछ रहा है तो पूरा हम डीआरडीओ के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। द सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक्स इज लोकेटेड इन, इट मींस ये जो डीआरडीओ की टीम है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इट मींस एआई का एंड रोबोटिक का जो है सेंटर कहां पर है, तो इसका जो है सेंटर है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार जो है हम डीआरडीओ के बारे में पूरा समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, यहां से जो है किस किस टाइप के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर डीआरडीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पर है? सो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ये डीआरडीओ भवन में है। व्हाट इट, ये जो है न्यू दिल्ली में है। अगर डीआरडीओ का वर्क क्या है, ये क्या काम करता है, तो ये डिफेंस रिसर्च एनर्जी के बारे में काम करता है। इंडियन आर्मी के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी बनाता है, जो है मिसाइल्स डेवलपमेंट का काम करता है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है एंड जो है मिलिट्री रिसर्च करता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक आर्मी का जो है मिसाइल है, यहाँ पे इसको डीआरडीओ जो है लॉन्च कर रहा है। इसको एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, बनाया कब किया गया था? 1958 में बनाया गया था। ये किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है ये काम करता है। अगर जो है इनके हम फेमस मिसाइल की बात करें तो फेमस मिसाइल कौन सा है? जैसे आपने अग्नि मिसाइल सुन रखा होगा, सो जो है ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। पृथ्वी मिसाइल, ये भी जो है डीआरडीओ का ही काम है। आपने ब्रह्मोस का नाम बहुत सारा सुना होगा, ब्रह्मोस, ये भी जो है डीआरडीओ की ही देन है। जो है डीआरडीओ के लगभग 50 से ज्यादा जो है रिसर्च सेंटर हैं। हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है एंड ऐसे ही बहुत सारे जो है सेंटर है। 50 से ज्यादा जो है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरीज है। व्हाट इट, ये समझ गया आपको डीआरडीओ के बारे में। यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, ये जो है एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 1958, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसके जो है ये काम है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे एक चीज पूछ गया, भूल गया लिखना, यहाँ पे जो है क्या पूछा जाता है, ये भी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अभी इनके चेयरपर्सन के बारे में पूछा जाता है, तो इनके जो है चेयरपर्सन कौन है? अभी चेयरपर्सन है समीर वी कामत, ये आपको ध्यान में रखना है। समीर वी कामत इनके जो है चेयरपर्सन है। गॉट इट, ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, तो समीर वी कामत। ये समझ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है हु फाउंडेड अभिनव भारत, ये अभिनव भारत को जो है किसने बनाया था? सो अभिनव भारत को बनाने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर। ये इन्होंने जो है इसको कब बनाया था? इसको बनाया था 1904 में, इट मींस 1904 में बनाया था। कहां से बनाया था? ये जो है नासिक से जो है इन्होंने लॉन्च किया था अभिनव भारत की। ये किस लिए बना था? ये जो है एक सीक्रेट एजेंसी थी। सीक्रेट एजेंसी आप बोल सकते हो या तो क्रांतिकारी आंदोलन बोल सकते हो, जहां पे लोगों को ये समझाया जाता कि अंग्रेजों के खिलाफ मुझे कैसे लड़ना है, उनके खिलाफ इट मींस अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया जाता था ताकि भारत में जो है आजादी आ सके। इसके लिए जो है ये सब चीजें बनाया गया था। ये जो है विनायक दामोदर सावरकर जी ने बनाया था 1904 में नासिक से। गॉट इट। यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या पूछा जाता है? इनके पेपर्स के बारे में पूछे जाते हैं। इन्होंने जो है कौन कौन से पेपर लॉन्च किए थे? मैंने जो है ये लास्ट टाइम भी बनाया था एंड ये जो है हर बार एग्जाम में आता है। एक तो इनका जो है पेपर था मराठा जो है इंग्लिश जो है लैंग्वेज में आता था, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा था केसरी जो है आपके पास ये मराठी लैंग्वेज में था। केसरी ये जो है मराठी लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मराठा था इंग्लिश जो है लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, केसरी जो है मराठी में होता था। दोनों जो है इन्होंने कब लॉन्च किया था न्यूज़पेपर? दोनों आपके पास आया था 1881 में। जो है इनसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपका विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़े। महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी चीजें थी, बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जरा रीड करो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट,
इट मीन्स नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? पहला है मैसूर, मैसूर में नहीं होगा। अहमदाबाद ये ऑप्शन हो सकता है, मुंबई में नहीं है, चेन्नई में नहीं है। देखो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ना, ये गुजरात के जो है गांधीनगर में है। कहाँ पर है? गुजरात के जो है आपके पास गांधीनगर में है, गांधीनगर। अब जो है यहाँ पे ना गुजरात दिया है ना गांधीनगर दिया है, इसके प्लेस पे क्या दिया है? अहमदाबाद दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? इज सेलिब्रेटेड एट डॉक्टर्स डे इन इंडिया। इंडिया में जो है डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जुलाई को। अगर मैं नर्स डे की बात करूं तो नर्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? नर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मई को। एक बार जो है ये डॉक्टर डे जो है इसी दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। एंड कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो है डेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। ये जो है डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है इंडिया में? एक जो है विधान चंद्र जो है रॉय जी थे, ये जो है डॉक्टर थे। विधान चंद्र रॉय जी का जो है जन्म और निधन दोनों जो है 1 जुलाई को हुआ था। तो इनकी याद में जो है यहाँ पे 1 जुलाई को जो है डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको समझा। नर्स डे कब जो है सेलिब्रेट करते हैं? 12 मई को जो है नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद और आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहाँ पे 1 जनवरी से पूछा जाता है कि भैया 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे। और यहाँ पे फर्स्ट ये जो है आपको याद रखना है, जनवरी में आर्मी डे भी आता है तो वो भी एक बार देख लेना। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। 28 जो है फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वीमेन डे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे होता है। 7 अप्रैल को जो है ये भी पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे होता है। उसके बाद ये फर्स्ट में जो है आपको स्टार मार्क टिक करके रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे होता है। एंड ये जो है महाराष्ट्र डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज फर्स्ट में 1960 को महाराष्ट्र एंड गुजरात अलग होकर अलग अलग स्टेट बने थे। तो ये फर्स्ट में वाला ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र डे भी होता है, इंटरनेशनल लेबर डे भी होता है। 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्स डे होता है। 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। 1 जुलाई को जो है नेशनल डॉक्टर डे होता है इंडिया में। 15 अगस्त को जो है इंडिपेंडेंस डे होता है। 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का जयंती है तो महात्मा गांधी की जयंती जो है सेलिब्रेट करते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, ये यूनाइटेड नेशन वाला ध्यान में रखना, 24 नवंबर। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं। सो मैं एक जो नेक्स्ट वाला वीडियो बनाऊंगा मॉक टेस्ट नंबर 11, तो उसमें सभी डेज को जो है इंक्लूड कर दूंगा जैन से लेकर दिसंबर तक, जहां से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सो आगे बढ़ जाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे 1 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इनके जयंती पे मनाते हैं, बिहान चंद्र रॉय जी के। इनका जो है जन्म और निधन दोनों एक ही दिन हुआ था, 1 जुलाई को। नर्स डे जो है 12 मई को मनाते हैं। एंड यहाँ पे ये जो चीजें बताया ये आपको अपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, इनमें से कौन सा ऐसा सिटी है विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, जो सन का वर्टिकल रेज आता है उस पर कभी नहीं पड़ता, इनमें से कौन सा सिटी है? तो ये कोलकाता है क्या? श्रीनगर है क्या? तिरुवनंतपुरम है क्या? मुंबई है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा श्रीनगर। क्या करेक्ट आंसर आने वाला है? श्रीनगर। सर श्रीनगर क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो एक बार पूरा मैं इसके बारे में बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, श्रीनगर कौन सा किस लिए आंसर आया एंड ये वर्टिकल रेज का मीनिंग क्या होता है, क्यों जो है इन सब सिटीज पे पढ़ते हैं। सो ये जो आपका वर्टिकल रेज है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ही बीच में पड़ती है। जैसे मान लो एक लाइन ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा जो है ये नीचे से जा रहा है, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच में ही जो है ये वर्टिकल लाइन, इट मींस वर्टिकल रेज यहाँ पे आएंगी और कहीं पे नहीं आएंगे। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या है आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसके बारे में पूरा आपको मैंने डिटेल्स में कराया है मॉक टेस्ट नंबर 2 या 3 में। हाँ, टोटल जो है 8 स्टेट से होके इंडिया के पास होती है। टोटल कितने कंट्री थे? आई थिंक 18 कंट्री से जो है वो के पास होती है। व्हाट इट, सब कुछ आपको इसके बारे में डिटेल्स में मॉक टेस्ट नंबर 2 एंड 3 देखोगे तो वहां से आप समझ जाओगे। सो इंडिया में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। व्हाट इट, कुछ इस तरीके से जो है ओके पास हो रही है। अब जो है
ये वर्टिकल रेज पड़ेंगी कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूँ ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया में नहीं है, इसके नीचे से होकर कुछ इस तरीके से पास होता है। तो इट मीन जो वर्टिकल रेज पड़ेंगी इनके जो है बीच में कुछ इस तरीके से पड़नी चाहिए। आपको डायग्राम की हेल्प से समझ रहा है कि नहीं, ऐसा जो है कुछ करना चाहिए। सो इट मीन्स जो सिटीज जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है साउथ में है, वहां पे जो है कभी कभी वर्टिकल रेज पड़ती है। अब कौन कौन से सिटीज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट मीन्स जो है यहाँ पे फर्स्ट आता है आपके पास, ये फर्स्ट आएगा गुजरात, गुजरात के बाद नेक्स्ट आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास मध्य प्रदेश, फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर नेक्स्ट आने वाला है आपके पास झारखंड, झारखंड के बाद फिर जो है नेक्स्ट आएगा आपके पास वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद फिर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद फिर जो है आता है मिजोरम। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है 8 स्टेट से होके पास होता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो वर्टिकल रेंज है ना, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है साउथ में जो है सिटीज है वहां पे पड़ेंगे। अब इनके साउथ में कौन सा आता है, ये मुंबई आएगा, ये आपको तिरुवनंतपुरम यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, इट मीन्स ये कोलकाता भी जो है इनके साउथ में आएगा। ये सब जो है यहाँ पे कभी कभी जो है ये वर्टिकल रेंज पड़ती है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जरा एक बार यहाँ पे देख लो फिर से। अभी कोलकाता तो जो है साउथ में है, तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो है रेंज पड़ेगा। श्रीनगर कहां पर है, श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, ऊपर है लद्दाख में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श्रीनगर। अब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ पर है, इसके जो है ये कहां पर है, नॉर्थ में है। सो नॉर्थ में जो है ये रेंज नहीं पड़ती, कहां पे पड़ेंगी, साउथ में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी वाला, ये जो है श्रीनगर। तिरुवनंतपुरम कहां पर है, ये भी नीचे है, एंड मुंबई कहां पर है, ये भी जो है महाराष्ट्र में है, नीचे है। इट मीन सभी जो है ये तीनों साउथ में है। तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो है रेंज कहां पे पड़ती है, ये जो है जो ट्रॉपिक ये जो है वर्टिकल रेंज कहां पे सन की पड़ती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके साउथ में आएंगे, एंड साउथ में जितने भी सिटीज है वहां पे पड़ेंगे, और ऊपर इसके जितने भी सिटीज है वहां पे नहीं जाएंगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, श्रीनगर। या आप जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को समझ सकते हो। कोई अभी इसमें डाउट है, सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर जो है तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करते हो एंड पढ़ते हो। अगर आप बेसिक पढ़ के जाओगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो 100% जो है आप बना ले जाओगे, उसका करेक्ट आंसर आपके माइंड में क्लिक ही हो जाएगा। अगर बस केवल क्वेश्चन को रट्टा मार के गए हो, दूसरा क्वेश्चन पूछा तो आप वहां पे फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपाउंडेड बाई, इट मीन्स जो है ये जो बेसिक एजुकेशन का है इसका आइडिया जो है किसने जो है प्रपाउंड किया था। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, जाकिर हुसैन, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या तो महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए वाला, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे इसके बारे में बोला था। अगर मैं बात करूं ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी के बारे में, जिसके बाद जो है बीजेपी नाम लेके हमेशा रोती रहती है, सबको जो है मूर्ख बनाती रहती है, तो ये जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उसके बाद सेकंड टाइम भी जो है यही बने थे, एंड थर्ड टाइम बने थे। उसके बाद जो है चीन का युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद जो है उस सदमे से शायद इनकी डेथ जो है हो गई थी। तो ये जो है 3 बार, अब मोदी जी ने जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये भी जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी। उसके बाद अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो ये फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इट मीन्स जो है पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले जो है राष्ट्रपति ये थे। और ये कहां से बिलोंग करते थे, ये आई थिंक जो है बिहार से जो है यहाँ पे ये बिलोंग करते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। बेसिक एजुकेशन इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है, सो यहाँ पे बोल रहा है इन विच स्टेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये किस चीज के लिए होता है। अगर जो है आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाई करना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाई करना है, इन सब चीजों में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करना है, तो यहाँ पे इन सब चीजों की पढ़ाई होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुआ था। और जो है ये कहाँ पर है, ये आपके पास है गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में। इट मीन्स गुजरात के जो है ये गांधीनगर में है,
है तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब जो है ये फेमस क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है पॉपुलर डांस फॉर्म कौन सा है? तो यहाँ पे फर्स्ट गिवन है चक्री। गरबा कहाँ का होता है? गरबा जो है गुजरात का होता है, ये सभी को पता है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं हो सकता। ये बिहू का कहाँ पे होगा? बिहू जो है सबसे फेमस है, असम का होता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ये कथकली कहाँ का होता है? ये कथकली शायद जो है केरला का होता है, तो ये जो है केरला हो गया, इट मींस ये भी करेक्ट नहीं होगा। अगर तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट होगा। ये चक्री कहाँ का है? फिर चक्री जम्मू एंड कश्मीर का है। गॉट इट। ये जो है पॉपुलर डांस फॉर्म जो है जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? चक्री है। गरबा गुजरात का हो गया, कथकली जो है केरला का हो गया, बिहू का जो है असम का जो है बिहू हो गया। इतना समझ गया आपको? देखो ऐसा नहीं कि आपको 100% आंसर आना चाहिए। अगर आपको जो है दूसरे भी आंसर पता है ना, तो आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। एक बार जो है डांस फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर मैं डांस फॉर्म की बात करूं, सो डांस फॉर्म जो है टोटल 2 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है क्लासिकल डांस और दूसरा कौन सा होता है? फोक डांसेस। क्लासिकल डांस जो है टोटल 8 टाइप के होते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये जो अभी आपने देखा ये जो है फोक डांसेस था। अगर जो है मैं क्लासिकल डांस की बात करूं तो पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कौन सा है? कथक। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। तीसरा कौन सा है? कथकली। कथकली जो आपके ऑप्शन में था ये कहाँ का है? केरला का है। फिर नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। फिर नेक्स्ट है ओडिसी, ये नाम से पता चल रहा है ये कहाँ का होगा? ओडिशा का होगा। फिर नेक्स्ट है मणिपुरी, ये भी नाम से पता चल रहा है ये कहाँ का होगा? मणिपुर का होगा। फिर नेक्स्ट है मोहनी अट्टम। मोहनी अट्टम कहाँ का है? ये केरला का है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सतरिया। सतरिया कहाँ का है? ये जो है असम का है। तो इतना आपको समझा। ये जो है 8 क्लासिकल डांसेस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो केरला का 2 है, एक तो जो है मोहिनी अट्टम है और दूसरा जो है कथकली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सतरिया कहाँ का है? असम का है। और जो है आपने असम का एक और देखा, बिहू देखा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डांस फॉर्म से पूछे जाते हैं। अगर मैं जो है ये गरबा की बात करूं तो ये जो है गरबा अभी आपने देखा, गरबा कहाँ का है? डांडिया एंड गरबा, ये गुजरात का है। अगर जो है घूमर की बात करूं, घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये राजस्थान का है। अगर मैं गिद्धा एंड भांगड़ा की बात करूं, गिद्धा एंड भांगड़ा ये जो है कहाँ का है? ये आपके पास पंजाब का होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये महाराष्ट्र सिटी एग्जाम है, तो महाराष्ट्र से ज्यादा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल 4 डांस फॉर्म जो है आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला कौन सा है? लावनी। लावनी तो आपको पता होगा। दूसरा कौन सा है? कोली डांस। तीसरा कौन सा है? तमाशा। और चौथा कौन सा है? लेजिम। ये 4 डांस जो है डांस फॉर्म जो है महाराष्ट्र एग्जाम से जो है आते हैं। एंड जो है आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस है कि यहीं से आएगा। कौन सा? पहला हो गया लावनी, दूसरा हो गया कोली डांस, तीसरा कौन सा हो गया? तमाशा, और चौथा कौन सा हो गया? लेजिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है चक्री कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। इतना समझ गया? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा बताओ इससे इजी कोई और क्वेश्चन आ सकता है क्या? यहाँ पे जो है एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। सो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा है? यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। यहाँ पे जो है सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से कौन सा कंट्री जो है मेंबर नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये नेपाल भी मेंबर है, मालदीव भी मेंबर है, अफगानिस्तान भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, लेकिन ये जो आपको चाइना दिख रहा है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब जो है आपने इस टाइम पे 2 चीजें बहुत सुनी होंगी। एक तो जब से ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो एक तो जो है आपने नाटो के बारे में खूब सुना होगा। ये आई थिंक मॉक टेस्ट नंबर 4 या 5 में मैंने आपको पूरा इसके बारे में डिटेल्स में बताया था कि नाटो क्या है, इनके जो है अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इनके बीच में क्या अलायंस हुई है। और जो है एक ये सार्क है, जब नाटो बना उसके जो है कुछ टाइम बाद, इट मींस बहुत टाइम बाद जो है यहाँ पे जो है सार्क का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब सार्क क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इनके बीच में क्या क्या डील हुए हैं, ये सब जो है फालतू के ही डील है। अभी आपने देख लिया होगा नाटो जो था यूक्रेन का जो है हेल्प करने नहीं आया, बस केवल बोल रहा है कि भाई पीछे मतलब खड़ा होकर ऐसे आवाज दे रहा है, हु हा, जैसे बच्चे होते हैं ना, जो है आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं और पीछे जो है चिल्लाएंगे, वैसे जो है सेम। अमेरिका आया क्या रसिया से युद्ध करने? नहीं आया। नाटो के कोई भी कंट्री आएगा क्या? नहीं आए। सेम जो है अभी ये इसका युद्ध हो रहा है रसिया का, सॉरी ये इजराइल का, अमेरिका का, एंड ये जो है ईरान वाला।
तो ईरान के साथ जो है कौन कौन से कंट्री थे? चाइना ने बोला था कि अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये रसिया ने बोला था मैं आपका हेल्प करूंगा। पाकिस्तान और उनका तो दोस्ती था कि मैं भी हेल्प करूंगा। कोई आ रहा है क्या बीच में? तो ये सब बस केवल ऐसे आप समझ सकते हो कि आपके जो है सोसाइटी में एक मेंबर है, आपने सभी मेंबर ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया है कि भैया हमारे ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी अटैक करेगा, कहीं भी झगड़ा होगा तो हम चल के साथ में जो है उस चीज को देखेंगे एंड वहां पे करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अब इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इतने जन मेरे साथ हैं। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ, पता चला कि आपका झगड़ा हुआ, आप फोन करते लगे, वो फोन भी नहीं उठाए और न ही आए ही और मारपीट आप खा के आ गए। तो सेम ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरीके के हैं। अब जो है अमेरिका उसको मार रहा है, इजराइल उसको मार रहा है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। रसिया जो है यूक्रेन को मार रहा है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं बोलने की, बस केवल टाइम पास टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पे एक बार ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं ये क्या है। सार्क की अगर मैं बात करूं तो ये जो है सार्क का फुल फॉर्म है, आप यहाँ पे देख लेना। तो ये सार्क क्या है? सार्क एक जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो है साउथ एशिया के कंट्री जो है इसमें शामिल है। क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है साउथ एशिया के कंट्री शामिल है। इनके बीच में जो है क्या क्या बातें होती है, इनका मेन एम क्या है इस चीज को बनाने का? इकोनॉमिक डेवलप करने का, पीस एंड फ्रेंडशिप बढ़ावा देने का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलप करने का। दूसरा क्या है? पीस एंड फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने का। अब जरा इसमें देखो कंट्री कौन कौन सी है। इंडिया और पाकिस्तान है। कितना जो है इनके बीच में पीस रहता है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी आपने इंडिया और बांग्लादेश का देखा, बांग्लादेश में कितने हिंदू जो है दिन दहाड़े रोड पे जलाए गए, क्या क्या चीजें हुई। वहां पे शेख हसीना को जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो इंडिया भाग के आई। हाँ, तो इनके बीच में पीस और जो है ये फ्रेंडशिप का कुछ भावना है क्या? बस केवल ये टाइम पास के लिए एक बना दिया गया है। चलो ठीक है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जो है पीस एंड फ्रेंडशिप की बातें होती है। इकोनॉमिक इनके बीच में कुछ डेवलप होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। कोई भी कंट्री एक दूसरे से बोलचाल ही नहीं है, हमेशा जो है टेररिस्ट अटैक होता है। तो क्या जो है यहाँ पे इकोनॉमिक होगा? तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे हैं। इसको जो है स्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में बनाया गया है। कहाँ पर है? नेपाल के जो है काठमांडू में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसमें जो है टोटल 8 कंट्रीज है। कौन कौन से कंट्री है आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है एंड जो है अफगानिस्तान। टोटल जो है 8 कंट्री है। यहाँ पे फर्स्ट जो है सार्क का सबमिट कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका मतलब बांग्लादेश में हुआ था। सार्क की एक जो है यूनिवर्सिटी है, उसको क्या बोलते हैं? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो आपको जो है न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। सार्क में जो है टोटल सार्क डे भी मनाया जाता है। सार्क डे जो है कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को जो है सार्क डे मनाया जाता है। एंड सार्क क्या क्या चीजें करता है, उनके मीटिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रहा है, इनको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ कंट्रियां भी हैं। जैसे आप क्या काम कर रहे हो, आपका पड़ोसी ऑब्जर्व करता है, या तो आपके घर वाले ऑब्जर्व करते हैं, या तो आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो वैसे सार्क के अंदर क्या मीटिंग हो रही है, इनको ऑब्जर्व करने वाली भी कंट्री है। चाइना इनको ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या बातें हुई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ऑब्जर्व करता है। जापान जो है ऑब्जर्व करता है। यूरोपियन जो है यूनियन इनको ऑब्जर्व करता है। एक बार जरा कंट्री देख लो कौन कौन सी है। इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड यहाँ पे बात किस चीज का होता है? पीस का होता है, फ्रेंडशिप का होता है एंड इकोनॉमिक डेवलप का होता है। व्हाट इट, ये समझ गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाइना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो भाई सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा किया हुआ सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस स्कैनर की हेल्प से, या तो ये जो नंबर दिख रहा है इसकी हेल्प से मुझे जो है आप सपोर्ट कर सकते हो। जितना मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, जितने अच्छी तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ पाए। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे, कहीं पे भी ऐसा जो है नहीं मिल रहा है जहां पर इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन किया हो। अगर आप पेड कोर्स भी लेके पढ़ रहे हो ना, तो एक बार पेड कोर्स वाला वीडियो देखो एंड एक बार इस वीडियो को देखो, आपको दोनों में जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हो तो मैं आपको 7 से 8 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज जो है कर सकते हो। एंड अगर बीएड एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 ये क्वेश्चन नंबर है, बस केवल अभी जो है
ये मान के चलो 15 से 20 मिनट का वीडियो और होने वाला है। तो यहाँ पे 86 वाले जो है क्वेश्चन में क्या बोला है, वंदे मातरम वाज सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन ईयर 1907 बाई। इट मींस ये जो वंदे मातरम सीरीज है, अभी आपने जनगण मन के बारे में देख लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, अब वंदे मातरम के बारे में आया है। ये जो है एक सीरीज है, ये किस आर्टिकल में जो है पब्लिश्ड हुआ था 1907 में, तो इनको जो है पब्लिश्ड कौन किया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, सर अरबिंदो घोष। कौन जो है पब्लिक किया था, सर अरबिंदो घोष। तो एक बार जो है वंदे मातरम के बारे में पूरा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि वंदे मातरम से आपके एग्जाम में क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं ये वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम लिखा किसने था, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। उनकी जो है एक फेमस नोवेल है, फेमस नोवेल कौन सा है, आनंद मठ। उस जो है अपने आनंद मठ में जो है इन्होंने इस चीज को लिखा था, वंदे मातरम गीत को, ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि सर जो है इसका आंसर तो जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी होना चाहिए फिर, बट यहाँ पे जो है पूछा है कि ये आर्टिकल जो है वहां से निकाल के किसने पब्लिश किया था 1907 में, तो ये आर्टिकल जो है पब्लिश किया था सर अरबिंदो घोष जी ने। गॉट इट। इसके बारे में और हम समझ लेते हैं, ये वंदे मातरम से जो है आपके एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। वंदे मातरम का मीनिंग क्या होता है, मदरलैंड। इसका मीनिंग क्या होता है, मदरलैंड। इट मींस ये मदर का मतलब क्या है, यहाँ पे भारत माता से जो है रिलेट किया गया है। गॉट इट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहली बार कब जो है गाया गया था, 1896 में जो है गाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस सीजन 1896 में। इसको किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने जो है जनगण मन, इट मींस एंथम इंडिया एंड बांग्लादेश का लिखा है। उन्होंने जो है 1896 को यहाँ पे वंदे मातरम पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सीजन 1896 में गया था। जो है इसको अडॉप्ट कब किया गया इंडिया के द्वारा, इट मींस इसको जो है नेशनल सॉन्ग कब बनाया गया, ये नेशनल सॉन्ग बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1915 को जो है इसको नेशनल सॉन्ग के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया। इसमें टोटल जो है 5 स्टैंजा हैं, जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, 5 स्टैंजा हैं। उनमें से स्टार्टिंग के केवल 2 ही जो है क्या है, नेशनल सॉन्ग के द्वारा जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, उनको माना गया है। इसको गाने में कितना टाइम लगता है, 65 सेकंड, इट मींस लगभग 1 मिनट लगता है। ये जो है किन की बात कर रहा हूं, पहले 2 स्टैंजा की बात कर रहा हूं, जो नेशनल सॉन्ग है, 65 सेकंड जो है लगना चाहिए। अब जो है यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखा है, सर अरबिंदो घोष एक महान फ्रीडम फाइटर और जो है राइटर थे। उन्होंने 1907 में वंदे मातरम नाम से जो है एक आर्टिकल सीरीज लिखी थी। उन्होंने जो है एक वंदे मातरम 1907 में वंदे मातरम नाम से एक आर्टिकल सीरीज लिखी थी। जो है ये किसके लिए लिखा था, ये जो है आर्टिकल ब्रिटिश रूल के खिलाफ लिखा था। इट मींस उनको जो है इंडिया से भगाने के लिए एंड इंडिया को आजादी दिलाने के लिए यहाँ पे ये किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सर अरबिंदो घोष। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, वंदे मातरम वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल। इट मींस इस सीरीज के बारे में पूछा गया है, ये जो आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर आया जो है ये ऑप्शन नंबर सी, सर अरबिंदो घोष। लेकिन ये जो वंदे मातरम हम लोगों ने पूरा रीड किया ना, ये वंदे मातरम कौन सा था, ये आपका जो है नेशनल सॉन्ग वाला है। ये वंदे मातरम जो है कौन सा है, नेशनल सॉन्ग वाला है। इनको जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, अपने जो है एक फेमस नोवेल आनंद मठ में लिखा था। इट मींस ये वाला एंड ये जो है अरबिंदो घोष जी वाला, ये दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सर अरबिंदो घोष किया है। चलो आप जो है दोनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ गए। आप जो है नेशनल सॉन्ग भी समझ गए, अगर नेशनल सॉन्ग से पूछा जाएगा तो उसको भी आप कर लोगे। एंड ये वाला वंदे मातरम आएगा कौन सा, आर्टिकल सीरीज वाला, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा सर अरबिंदो घोष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है कि द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग नवोदय स्कूल। इट मींस ये जो नवोदय स्कूल होता है, आपने कभी नाम सुना है कि नहीं। नवोदय स्कूल में जो है फ्री एजुकेशन होता है एंड बेस्ट एजुकेशन वहां पे मिलता है, सीबीएसई बोर्ड का। व्हाट इज, सो ये जो है इसका मेन पर्पज क्या था, इसका मेन पर्पज था टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया। इट मींस जो है ग्रामीणों में जो है रूरल एरियाज में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसलिए जो है नवोदय विद्यालय को यहाँ पे नवोदय स्कूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जो है एक चीज यहाँ से मैं आपको और बता दूं, देखो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, एक तो जो है आपने इग्नू पढ़ा ना, इग्नू से जो है या तो एसएनडीटी से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से या तो जो है ये नवोदय विद्यालय से, यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर नवोदय स्कूल की मैं बात करूं,
ये जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, ये जो है भारत सरकार का एक रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे इनका जो है वर्क क्या है, इनका मेन एम क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली, इट मीन जो टैलेंटेड जो है स्टूडेंट है उनको क्वालिटी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है। व्हाट इट, ये गांव के स्टूडेंट्स के लिए है, उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। यहाँ पे अच्छे टीचर्स एंड रिसोर्स जो है कम होते थे। इट मीन जो गाँव में थे पहले वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं मिलते थे, रिसोर्सेज भी कम होते थे, चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। जैसे अभी आप देख रहे हो, आपको कोई भी चीज चाहिए, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, गूगल है, फटाफट आप सर्च करो, आपके सामने सभी कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था और टीचर्स भी नहीं मिलते थे, ऑनलाइन भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। तो अभी जो है आप बहुत सारी चीजें यूट्यूब से भी कवर कर लेते हो। कोई टीचर जो है बैठ के दिल्ली में पढ़ा रहा है, झारखंड में पढ़ा रहा है, यहाँ पे बेंगलुरु में पढ़ा रहा है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था और गांव के लोग जो है इससे बहुत परेशान रहते थे। जो उनके बच्चों के टैलेंट थे वो बाहर निकल के नहीं आता था। तो इसलिए जो है यहाँ पे नवोदय वाले विद्यालय की जो है स्टार्ट की गई थी, नवोदय स्कूल की। व्हाट इट, ये जो एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1986 में जो है बना गया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग। व्हाट इट, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, इनका जो है एक सिलेक्शन टेस्ट होता है। इट मीन्स अगर जैसे ये आपको बीएड में एडमिशन चाहिए तो आपको पहले सीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर नवोदय स्कूल में आपको जो है यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो है आपको एक एग्जाम उनका होता है, उस एग्जाम को देना पड़ता है। क्लास 6 में जो है एडमिशन यहाँ पे होता है एंड ये एग्जाम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। जैसे ये आपका एग्जाम जो है पूरा महाराष्ट्र लेवल का हो रहा है, स्टेट लेवल का, तो इनका जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम होता है। में जो है बच्चे ज्यादा पढ़ने क्यों जाते हैं, किस लिए जो है इसकी ज्यादा डिमांड है, बिकॉज यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है। हाँ, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता एंड हॉस्टल भी जो है इनके लिए फ्री रहता है एंड फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म भी जो है फ्री मिलते हैं एंड सीबीएसई सिलेबस है। और इसको बनाया किसने था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इट मीन्स प्लान जो है पूरा उन्हीं का था। जो है कोई भी चीज प्लान बनता है ना, जैसे अभी जो है मोदी जी क्या प्लान लाए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्लान लाए हैं। ये कब से लाए हैं, 2020 से लाए हैं ना। अभी 2020 से आया है लेकिन जो है ये चालू नहीं हुआ है, 2026 हो गया। अब मान लो मोदी जी की सरकार मान लो कभी भी गिरती है, अब दूसरी सरकार आती है तो उसको तो जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू करना ही पड़ेगा अगर आया है तो। अब जो है नाम किसका आ जाएगा, उनका आ जाएगा। तो ऐसे ये प्लान जो है जवाहरलाल नेहरू जी का ही था, उनके ही टीम का था, लेकिन इसको आते आते 1986 जो है हो गए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है आपको फ्री में मिलता है। ये लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है नवोदय स्कूल होता ही होता है। लगभग जो है टोटल इनके कितने स्कूल है, 650 प्लस जो है स्कूल है यहाँ पे। समझ में आ गया ये। सो इनके बारे में जो है आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करके जाना है। किनके बारे में, एक तो इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में सॉरी, दूसरा एसएनडीटी के बारे में, फिर जो है ये नवोदय स्कूल के बारे में एंड जो है ये आपके पास एक और था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो उसका करेक्ट आंसर आई होप आपने टिक कर दिया होगा। नेक्स्ट है विच प्लेस वाज द कैपिटल सिटी ऑफ टीपू सुल्तान। देखो अभी जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर जो है कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिस्ट्री से पूछा जाता है। आपने टोटल आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, 30 क्वेश्चन मैंने लिया था। इस 30 क्वेश्चन में से अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया जो हिस्ट्री से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है, जो हिस्ट्री से पूछा गया है। अब जरा बताओ भैया, अगर 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहा है और उनके लिए आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठे हो, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने बैठे हो, एशियन हिस्ट्री पढ़ने बैठे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या। उनको कंप्लीट ही करने में टोटल जो है आपको 1 महीने लग जाएंगे। आप कितने क्वेश्चन करोगे, मान लो जो है आप 202 से 50 क्वेश्चन जो है लर्न करके गए यहाँ पे हिस्ट्री से, और आप एग्जाम में जाके देख रहे हो 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो उसका कुछ मीनिंग बनता है। 250 क्वेश्चन लर्न करने में कितना टाइम लगता है पता है, कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएगा और प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। इससे बेटर यह है कि आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो देख लो एंड फिक्स है टीचिंग एप्टीट्यूड में बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाएंगे। सो आप जो है तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो ना, 30 में से कम 20 से 25 मार्क्स तो आप क्या सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो कि हिस्ट्री जो है आपको करना है, बस केवल मॉक टेस्ट में जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लोगे। ये फिक्स है कि अगर क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन कराया था, उसके बाद फिर जो है पूरा मुगल एम्पायर करा दिया था, दिल्ली सल्तनत करा दिया था, वहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान का कैपिटल पूछा है। सो टीपू सुल्तान का जो है कैपिटल क्या था, सो जो टीपू सुल्तान का जो है ये कैपिटल था, ये था आपके पास कर्नाटका में।
कर्नाटका में जो है ये कावेरी नदी के किनारे पे था। कहाँ पे था? कर्नाटका में ये जो है कावेरी नदी के किनारे पे था। एंड कर्नाटका में यहाँ पे कौन सा पड़ता है? श्रीरंगपट्टनम। सो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। ये नालंदा कहाँ पे आएगा? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में है। ये जो है दिल्ली, तो दिल्ली में ही है। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? ये पाटलिपुत्र भी शायद जो है ये भी बिहार में ही है। ये भी बिहार में है और ये भी जो है बिहार में है आपके पास। एंड ये जो है दिल्ली में है ना। सो इट मीन जो है ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे कर्नाटका में कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी वाला श्रीरंगपट्टनम इज द करेक्ट आंसर। इट मीन टीपू सुल्तान का जो है यहाँ पे ये कैपिटल कहाँ पे था? श्रीरंगपट्टनम में था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर पूरा प्रॉपर आंसर न पता हो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरा इसका आंसर बताओ क्या आएगा? तो इसका आंसर आने वाला है, ये जैंट पांडाज के बारे में पूछा गया है। जैंट पांडाज जो है कहां पे पाए जाते हैं, कहां के नेटिव है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो है चाइना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जरा बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या आएगा? एंड ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। बस अगर लास्ट तक पहुंच गए हो तो वीडियो 2 से 3 मिनट और चलेगा। पूरा प्रॉपर तरीके से आप जो है समझ के जाओ। यहाँ पे बोला है इंडिया लाइज इन डैश 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 हेमिस्फीयर। इट मींस इंडिया जो है किस हेमिस्फीयर में जो है लाई करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, पूरा ग्लोब की बात करूं, तो ये जो है ग्लोब कुछ इस तरीके से होता है ना। ग्लोब इस तरीके से होता है। अब जो है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका ईस्ट, यहाँ पे आ गया वेस्ट, ये जो है हो गया नॉर्थ, एंड ये क्या हो गया साउथ। अगर इंडिया की मैप में बात करूं तो इंडिया जो है कुछ यहाँ पे इस तरीके से बिलोंग करता है। व्हाट इट। ये डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम जो है बस केवल ऐसे समझने के लिए बना रहा हूं। इंडिया कुछ जो है कुछ इधर बिलोंग करता है। तो ये कौन सा रीजन आपके लिए हो गया? अगर मैं इस रीजन की बात करूं, देखो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन भी आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड जो है नॉर्थन भी आ रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगर इस डायग्राम से नहीं समझा तो चलो इस वाले डायग्राम से बताता हूं आपको, अब समझ जाएगा। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना। यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपका ग्लोब हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है लाइन ड्रॉ किया गया है। ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे है ईस्ट, उसके बाद फिर ये है वेस्ट, ऊपर की तरफ है नॉर्थ, एंड नीचे की तरफ है साउथ। व्हाट इट। अगर इंडिया की बात करूं तो देखो इंडिया जो है कहां पर है? यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कौन सा रीजन है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है ना, नॉर्थ एंड ईस्ट। इट मींस नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में जो है इंडिया आता है। समझ गया आपको। यहाँ पे और डिटेल्स अगर आप चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो। इसी के साथ जो है आज का ये मॉक टेस्ट आपका फिनिश हुआ। अब जरा बताओ भाई आप कमेंट बॉक्स में करके आपको कैसा लगा। आप बार बार डिमांड कर रहे थे सर टोटल 30 क्वेश्चन चाहिए, 30 क्वेश्चन चाहिए, तो सभी 30 क्वेश्चन को मैंने एक बार में एक्सप्लेन कर दिया। और टाइम कितना लग रहा है? लगभग 1 घंटे 40 मिनट। प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख के एग्जाम हॉल में जाते हो एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा मेंटल एबिलिटी पे। टोटल इसमें भी जो है 40 क्वेश्चन में ट्राई करूंगा जो है ऐड करने के लिए। फिर जो है ELCT के कंटिन्यूअस 2 वीडियो आएंगे। उसके बाद 1 शॉट में इट मींस लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। जहां पे जो है 30 क्वेश्चन मैंने एक मॉक टेस्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रोवाइड कर दिया है। 2024 के जो क्वेश्चन थे, 2025 के टोटल जो है 120 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन लगभग रेडी हो चुके हैं। इनका 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 120 क्वेश्चन के लिए। इट मींस ये मान के चलो आपका एग्जाम 27 से है तो आपको सभी वीडियो जो है 20 के पहले या 22 तक जो है सभी वीडियोज मिल जाएंगे, ताकि आपके पास रिवाइज करने के लिए भी टाइम रहे। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी हेल्प से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कुछ चीजें होता है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बीएड में एडमिशन चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज करके वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा भाई, बहुत मेहनत किया है आपके पीछे इस वीडियो को बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। थैंक यू।